जिस चैप्टर की बात करूँ, उस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 77 है, जो आपको क्या बोलता है, क्या बोलता है, आपको क्या करना है, चार्ज को रजिस्टर करवाना है। सेक्शन 77 आपको ड्यूरेशन बोलता है 30 डेज, नहीं होता है तो 19 में अमेंडमेंट आया, उससे पहले या उसकी बात की कहानी, पहले हो तो 300 और 6 महीने, ठीक है, 6 महीने, 300 और 6 महीने, और उसके बाद की कहानी है तो 60 और 60, ठीक है। चलिए, फिर हमने सबसेक्शन 2 भी पढ़ा था। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, आपने दे दिया, किसको दे दिया, आरओसी को दे दिया, आरओसी सारी चीजें देखेगा और फिर सर्टिफिकेट इशू करेगा कि रजिस्ट्रेशन हो गया। सबसेक्शन 3 बोलता है कि भैया जो भी चार्ज क्रिएट किया है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, नो चार्ज क्रिएटेड बाय अ कंपनी, हम मानेंगे नहीं कि चार्ज क्रिएट हुआ है अगर आपने क्या नहीं किया है, आरओसी को फाइल नहीं किया है और आपको इश्यू सर्टिफिकेट नहीं हुआ है तो, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन सबको प्रेजुडाइज नहीं करेगा। हमने ये 4 सबसेक्शन पढ़े थे। अब इन्हीं 4 सबसेक्शन के बेसिस में मैंने कहा था ये रीड करना, ये चीजें समझ में आई, बोलो, पढ़ाना ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ कुछ केसेस दे रखे हैं, आओ केसेस देखेंगे। अब आपको एक केस दिख रहा है, 2 केस, 3, 4, 5, ये सारे जो केसेस है, जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं कंसेप्ट बेस्ड ही होता है, सारे के सारे केसेस क्या होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। अब जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसी का ही सारा कंक्लूजन हमने सेक्शन 77 पढ़ा है, जो चार्ज क्रिएट करने की बात करता है, ठीक है। फेलियर टू रजिस्टर अ चार्ज under a specific statutory requirement is invalidate the charge, meaning it cannot enforce as a secured debt। अगर आपने क्या नहीं किया, आप फेल हो गए, किस में फेल हो गए, रजिस्टर करने में अगर फेल हो गए तो हम मानेंगे ही नहीं कि आप क्या हो, सिक्योर डेट है, और आपकी फिर हम कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। साफ साफ अगर बोल रखा है, सेक्शन 77 स्पेसिफिकली बोलता है कि जो भी चार्ज क्रिएट है उसको क्या करो, आरओसी के पास जाकर फाइल करो। आरओसी के पास अगर आपने फाइल नहीं किया तो आपकी किसी भी तरीके से मदद नहीं होने वाली, क्लैरिटी है। नेक्स्ट केस क्या बोलता है, चार्ज इज नॉट प्रॉपरली रजिस्टर्ड, तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्रेडिटर कैन नॉट क्लेम द लिक्विडेशन बेनिफिट, अगर कंपनी लिक्विडेशन में गई है तो क्या लिक्विडेशन बेनिफिट मांग सकती है, बिल्कुल नहीं मांग सकती, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं हो आप। सारे केसेस का कंक्लूजन एक ही है, क्या है कंक्लूजन, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया तो आप सिक्योर्ड नहीं हो, आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, कंपनी चाहे लिक्विडेशन ही क्यों ना हो जाए। याद करो हमने शैली वाला केस पढ़ा था, शैली को दिया था, डिफॉल्ट हुआ तो शैली को एक्शन लेना था, उसके बाद मैंने अदिति को इशू कर दिया था, अदिति को फिक्स किया था। अब कंपनी इस बीच में लिक्विडेट या कुछ भी हो जाती है तो फर्क नहीं पड़ता, अनसिक्योर्ड को नहीं मिलेगा, जबकि उसके अकॉर्डिंग वो तो सिक्योर था, लेकिन गलती कहां हुई, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया आरओसी के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंपनी कंपनी क्या हो रही है, वाइंड अप हो रही है। वाइंड अप जब हो रही थी तो उस टाइम पे उन्होंने क्या देखा, अनरजिस्टर्ड चार्ज, लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन, भैया लीगल पेनल्टी, कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, प्रूफ मिल गया, लेकिन हाँ पेनल्टी तो कंपनी में भी लगेगी। लेकिन मुझे बताओ, अब उसने अपनी तरफ से एक्शन नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो गलती तो सामने वाले की भी है। कंपनी में पेनल्टी तो लगाएंगे लेकिन सामने वाला अनसिक्योर्ड ही रहेगा। क्यों अनसिक्योर रहेगा, क्योंकि उसने आरओसी के पास जाके रजिस्ट्रेशन सही टाइम पर नहीं करवाया। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, चार्ज दैट इज नॉट रजिस्टर्ड, एक ही कहानी, लैक ऑफ लीगल, क्या लिखा है, सेंसिटिव मतलब वैलिडिटी, लीगल वैलिडिटी खो देते हो। इवन देर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू क्रेडिटर, भैया अग्रीमेंट हो चाहे ना हो, इन लोगों ने कहा हमारा मुद्दा अग्रीमेंट नहीं है, अग्रीमेंट होने के बाद की कहानी हम कह रहे, तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आपकी कोई मदद नहीं करेगा। एक ही चीज का है ना, इधर इधर करके उन्होंने केस बना के बताए। हाँ बेटा, वैलिडिटी। चलिए, सिंस नो चार्ज वॉज रजिस्टर्ड, सेक्शन 77 ने आपने क्या नहीं किया, चार्ज को रजिस्ट्रेशन नहीं किया एज पर कंपनीज एक्ट, द एप्लीकेंट वॉज ट्रीटेड अनसिक्योर्ड एंड डिसीजन किसके फेवर में आया, लिक्विडेटर। भैया लिक्विडेटर ने लिक्विडेशन किया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरे एसेट को लिक्विडेट कैश फॉर्म में कन्वर्ट करो और बांटना चालू करो। पहली प्रायोरिटी किसको देगा, सिक्योर्ड को, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है और उसने इसको प्रायोरिटी नहीं दिया। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर केस कर देता है लिक्विडेटर के अगेंस्ट और लिक्विडेटर ये केस जीत जाता है क्योंकि लिक्विडेटर ने सिक्योर्ड को प्रेफरेंस दी और ये बंदा क्या था, अनसिक्योर्ड। क्यों अनसिक्योर्ड रह गया, क्योंकि कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तो पूरी की पूरी कंक्लूजन एक है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी, नहीं कराओगे वो अनसिक्योर्ड होगा और उसकी कोई मदद नहीं कर सकते।
क्लैरिटी, समय पे करना था, 30 दिन का समय था, फिर भी हमने 60 दिन दिया, फिर से 60 दिन है, कितने टाइम तो दे रहे हैं ना, उसके बाद भी अगर आप नहीं जग रहे हो, कंपनी की गलती कंपनी नहीं करी तो भैया सामने वाला करे ना, वो आरओसी में जाकर चेक करे। क्या आरओसी में जाके चेक नहीं कर सकते? क्या आराम से चेक कर सकते। अगर उसे उसके पैसे कल को रिटर्न चाहिए तो उसे अपनी तरफ से ये सारी की सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। क्लैरिटी? चलो, तो ये सारे केसेस है, डिटेल में बताया, कंक्लूजन ही बस याद रखना है अपन को। आ जाइए, सेम बात है, आरओसी को हमने फाइल किया, आरओसी सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट किस में मिलेगा? चार्ज 2 में, और मॉडिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट किस में मिलेगा? 3 में मिलेगा। ठीक है, सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 पढ़ चुके हैं। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा था? रजिस्ट्रेशन जो सबसेक्शन 1 में हुआ है आपका, सर्टिफिकेशन जो सबसेक्शन 2, इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज यहां पर उन्होंने साफ बोल रखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, पढ़ा था अभी सबसेक्शन 3। जो भी बातें उन्होंने कहा कि भैया मेरे सामने स्टैंड नहीं करेगी, अगर आपका चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ठीक है, तो साफ बोला है कि भाई लिक्विडेटर ओवरराइडिंग इफेक्ट है, कोई भी चार्ज अगर लिक्विडेटर भी अपॉइंट हो जाता है, लिक्विडेटर पहली प्रायोरिटी किसको देगा? सिक्योर्ड। ठीक है, अगर आप सिक्योर्ड नहीं हो तो भैया आप गए काम से। सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा था? प्रोवाइड एग्जेम्पशन। ठीक है, जो भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है, अंडर दिस सबसेक्शन इट विल नॉट प्रेजुडाइज एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन पेमेंट रिपेमेंट। तो कुल मिलाकर सेक्शन 73 का 1 2 3 4 ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और केसेस देखा, फिर से केसेस, इस पूरे चैप्टर में केसेस केसेस ज्यादा भरे पड़े। केसेस का कंक्लूजन क्या है? रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं तो आप अनसिक्योर्ड। फिर से आ गया केस, एनसीएलटी ने कंक्लूड किया चार्ज क्या नहीं था? रजिस्टर्ड नहीं था। अप्लेन कुड नॉट बी ट्रीटेड सिक्योर्ड, सिक्योर्ड नहीं तो भैया गए काम से आप। चार्ज वॉज रजिस्टर्ड टू लेट, बहुत लेट हुआ, ओनली आफ्टर, इतना लेट हो गया था कि कंपनी कहाँ चली गई थी? रिजोल्यूशन प्लान। मैंने आपको बताया जब भी रिजोल्यूशन प्लान आएगा तो आईबीसी क्लिक होना चाहिए। आईबीसी क्लिक होना चाहिए मतलब इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड। आपकी कंपनी का दिवालिया निकल चुका है, कंपनी खत्म हो रही है, उसे बचाने का ट्राई किया जा रहा है, तो भाई अब रिजोल्यूशन प्लान आ गया है, हैज बीन अप्रूव, आपने समय रहते क्या नहीं करवाया? रजिस्ट्रेशन ही करवाया। कंपनी खत्म हो गई है, उसे ठीक करने का प्लान किया जा रहा है, अपील डिसमिस कर दिया गया, साफ बोलते भैया तुम अनसिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड की तरह ही तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट होगा, खत्म। बात समझ में आ रही है? केसेस बस लंबे चौड़े दे रखे। इन्होंने कहा सेक्शन 77 पूरे से होता है खत्म। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 78। हेडिंग बताओ क्या है? पूरा का पूरा 77 क्या बोलता है? आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। कैसे करवाना चाहिए? प्रोसेस आपको थ्रू एप्लीकेशन 78 बताता है। चलिए, तो सबसे पहले इन्होंने पूरा समरी बताया। एप्लीकेशन आपको देनी है, ठीक, ताकि चार्ज को रजिस्टर कर सके विद इन 30 डेज। द चार्ज होल्डर कौन है? बैंक में अप्लाई। काम किसका है? सेक्शन 77 में क्या बोला, किसका काम है? एवरी कंपनी, हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चार्ज को क्रिएट करने की, यही पढ़ा ना सेक्शन 77। ये कह रहे हैं अगर कंपनी फेल हो गई, कंपनी अपनी तरफ से फेल हो गई, तो भाई कौन आएगा? सामने वाला चार्ज होल्डर आएगा, बैंक आएगा। तो ये बैंक की बात करें, बैंक में अप्लाई आरओसी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अब जैसे ही अप्लाई करेगा, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, चार्ज होल्डर कैन रिकवर। अब फीस लगी होगी इसकी, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की फीस लगनी थी, कंपनी ने अपनी तरफ से ये काम नहीं किया तो अब बैंक को करना पड़ा, और बैंक को आरओसी की सारी फीस पे करनी पड़ी। याद करो हमने पढ़ा था अभी, 30 दिन के अंदर तो नॉर्मल फीस, 60 डेज के अंदर तो नॉर्मल और एडिशनल, और 60 दिन मिल गए तो नॉर्मल, एडिशनल और एड वलोरम, इतनी सारी फीसेस। जितना लेट होगा उतनी फीस बढ़ती जा रही है। अब बैंक इंतजार करी थी कि कंपनी फाइल कर देगी, लेकिन कंपनी ने नहीं किया, बैंक को करना पड़ गया, और साथ में पैसे भी लग गए। तो साफ बोला है बैंक अपना पैसा रिकवर कर लेगी, किससे? कंपनी से। चलो, तो पहला पॉइंट बोलता है रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कौन दे रहा है? बैंक दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि कंपनी फेल हो गई। बैंक ने जब अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो विद इन द प्रिस्क्राइब्ड, जो भी उन्होंने सेक्शन 77 में ड्यूरेशन में दे रखा है, सेम उसी के अकॉर्डिंग, मतलब 30 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, उसे भी जल्दी एक्शन लेना है, अलॉन्ग विद द एडिशनल फीस और एडवोलोरियम फीस, डिटेल में जो भी 77 है उसके अकॉर्डिंग वो आएगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, चार्ज होल्डर कैन रिकवर, जो भी एडिशनल फीस उसने आरओसी को दे रखी है, ये सारी रिकवरी वो कंपनी से ले लेगा। क्लैरिटी है यहाँ तक? पक्का?
आरओसी में इशू नोटिस, में मतलब ऑप्शन। अब थोड़ा सा समझिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, क्या देने की, चार्ज को रजिस्टर करने की, कहां पर, आरओसी को। कंपनी नहीं जा रहा है तो कौन पहुंचेगा, बैंक जा रहा है। ठीक है, समझना। अब जब बैंक वहां जा रहा है तो उन्होंने कहा भाई बैंक सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। आरओसी को तो पहले ये लगे बैंक सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, और दूसरा थॉट उसके दिमाग में क्या आएगा, ये कंपनी ने मुझे क्यों नहीं बताया। आरओसी क्या कहेगा, कंपनी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझे बताने की, तो वो क्या करेगा, इसे नोटिस भेजेगा। आरओसी किसे नोटिस भेजेगा, कंपनी को, कि कंपनी मुझे ऐसे ऐसे एक एप्लीकेशन आई है, क्या ये सच में चार्ज क्रिएट हुआ है। कंपनी बोलेगी हाँ सच में चार्ज क्रिएट हुआ है। तो आरओसी बोलेगा भैया तुम कहाँ थे, ये तो काम तुम्हारा था। तो आरओसी एक तरीके से क्या करेगा, कंपनी को नोटिस भेजेगा। रीड करें, आरओसी में इशू नोटिस टू दी कंपनी कॉलिंग, शो कॉज नोटिस दो, रीजन मुझे बताओ कि आए एप्लीकेशन जो है ये चार्ज होल्डर क्यों लेकर आ रहा है, ये बैंक क्यों लेकर आ रहा है, आप क्यों नहीं लेकर आए। कौन पूछ रहा है, आरओसी पूछ रहा है। किसे पूछ रहा है, कंपनी से। अब आरओसी को उसने बातें बताई, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सुनने के बाद, जेन्युइन लगने के बाद वो क्या करेगा, चार्ज को रजिस्टर्ड कर लेगा। कंपनी या तो मे शो कॉज ऑफ नोटिस कि क्यों नहीं आया, इफ कुछ भी शो कॉज नोटिस नहीं देती है तो आरओसी क्या करेगा, उसको रजिस्टर कर लेगा। कितने दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर, आफ्टर गिविंग द नोटिस ऑफ द कंपनी। तो कुल मिलाकर कहानी बस इतनी है। 77 बोलता है कंपनी जाए, 78 बोलता है कंपनी नहीं जा पा रहा है, फेल हो गया है, तो चार्ज होल्डर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैंक मत बोलना, समझाने के लिए बैंक बोलती, लिखते वक्त चार्ज होल्डर ही। तो चार्ज होल्डर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही 77 में जो ड्यूरेशन दे रखा था उसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना है। तो बैंक को सबसे पहला एक्शन कब ले लेना चाहिए था, 30 दिन। 30 दिन के अंदर, वो 30 दिन का वेट कर रहा था, कंपनी से कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, कंपनी अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे तो चुपचाप चला जाए, क्योंकि नॉर्मल फीस बस लगेगी। लेकिन अगर टाइम हो गया, लेट हो गया, तो एडिशनल फीसेस लगेंगी, पूरा का पूरा हम रिकवर कर लेंगे, किससे, कंपनी से। अब बैंक पहुंचता है तो आरओ से एक बार क्रॉस चेक करेगा, पूछेगा, शो कॉज नोटिस देने को बोलेगा, कंपनी तुम क्यों नहीं आए, और जो भी रीजन है उसके बाद या तो वो देंगे या तो नहीं देंगे। फिर सारी बातें सुनने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने बोरिंग प्रेजेंटेशन में खुद सेम बातें बताई जो अच्छे प्रेजेंटेशन में बता दिया, तो ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ये पूरा सेम ऊपर की वही सारी कहानियां दे रखी है, ठीक है। 77 और 78, हाँ डाउट क्या था तेरा, भूल गई थी मैं। अब वो अलग है, एक बार 30 डेज के अंदर अंदर बैंक आ गया, अब आरओसी के पास चला गया ना। अब ये आरओसी अलग से टाइम दे रहा है, वो 300 जो 60 जो 6 महीने पड़ा था उन सब में, वो उन सब से अलग है, क्योंकि प्रोसेस से दूसरी आ गई। ये क्या बोल रहा है, फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रार में अलाउ द रजिस्ट्रेशन सच चेंज विद इन 14 डेज आफ्टर गिविंग नोटिस टू द कंपनी। कंपनी को दिया तो मतलब ये आरओसी अपना प्रोसेस करे, तो ये 14 डेज इनडिफरेंट है, ठीक है। हाँ बेटा, उस पर अलग पेनल्टी लगती है। हाँ, ये पेनल्टी जैसे हम सेक्शन खत्म करते हैं तो एंड में आता है ना, कि जितनी भी हमने पूरे प्रोविजंस पढ़े थे, अगर उसने फुलफिल नहीं किए तो पेनल्टी लगेगी। और अगर आपकी बुक में पेनल्टी नहीं बताए तो वो इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, लेकिन पेनल्टी कहाँ दिख जाएगी ये बता दो। एक ऐप डाउनलोड करवाए, वहां जाना, उसके एंड में सेक्शन में लिखा रहता है हमेशा, जितनी बातें ऊपर बताई नहीं फॉलो करोगे तो ये पेनल्टी लगेगी। अभी लेकिन है यहाँ पर, अभी कहाँ आएगा, ये लोग एंड में बताएंगे पेनल्टी, अच्छे से प्रेजेंटेशन देकर। ये याद रखना, पेनल्टी तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं। ये आई फाइनली, कंपनी फंसेगी, ऑफिसर फंसेगा। कंपनी फंस रही है कितने की, 5 लाख तक, ऑफिसर फंस रहा है कितना, 50,000। और एनी पर्सन जिसने गलत गलत इंफॉर्मेशन दी है तो भैया वो सेक्शन 447 जिसमें जेल की सजा भी होती है, तो यहाँ दे रखी है, पेज नंबर होगा 343, ठीक है। देखो हर प्रोविजन में पेनल्टी है, फिक्स है, बस सबकी अलग अलग याद करनी पड़ती है, ठीक है। वापस आएंगे, क्लैरिटी है बच्चों। सेक्शन 77 क्या बोलता है, हर कंपनी को रजिस्टर करवाना है। 78 क्या बोलता है, चार्ज होल्डर तुम चले जाओ अगर कंपनी ने अपना काम नहीं किया है तो, ठीक है। 79, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, ए पॉइंट,
बी पॉइंट क्या बोलता है? मॉडिफिकेशन। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी जिस पे आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो या फिर आप उसे क्या कर रहे हो? मॉडिफाई। सिंपल भाषा में समझो, एक ही बात को रिपीट रिपीट कर रहे हैं। सेक्शन 79 मॉडिफिकेशन की बात करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज मींस एनी वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द चार्ज रजिस्टर विद द आरओसी। मॉडिफाई कर रहे हैं मतलब जो चार्ज रजिस्टर्ड हो गया उसमें चेंजेस करे। वेरिएशन है, अब ये वेरिएशन किसी भी टर्म्स में हो सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, इंटरेस्ट रेट हो गया, इंस्टॉलमेंट हो सकता है, या फिर आप क्या करो, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को चेंज करो, कुछ भी हो सकता है। तो क्या चार्ज में मॉडिफिकेशन हो सकता है? हाँ। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 77, जो भी मॉडिफिकेशन आपको करना है करिए, लेकिन तरीका, प्रोसेस आपका सेम सेक्शन 47 वाला ही रहेगा। शेल बी इक्वली अप्लाई टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द चार्ज। फॉर्म वही भरना पड़ेगा, टाइम वही रहेगा। मतलब मैंने एक बार चार्ज क्रिएट कर दिया, इस बिल्डिंग में मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया, अब मैं कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहती हूँ, लोन बढ़ाना चाहती हूँ, या फिर इस बिल्डिंग की जगह दूसरी बिल्डिंग को चार्ज क्रिएट करना चाहती हूँ, सेम फिर से मुझे मॉडिफिकेशन के लिए भी प्रोसेस कौन सी फॉलो करनी है? जो सेक्शन 77 में गिवन है। 77 क्या बोल रहा था? 30 डेज के अंदर पहुंच जाओ, जब भी आपने गिरवी किया, चार्ज क्रिएट किया, रजिस्ट्रेशन करो, ये था ना। अब मैंने प्रॉपर्टी बदली, इसकी जगह मैं दूसरी प्रॉपर्टी रख रही हूँ, तो जिस दिन मैंने ये किया वहां से 30 दिन के अंदर पहुंच जाओ। नहीं पहुंच पाई तो समय 60 डेज, फिर और एक्सटेंशन 60 डेज। तो कुल मिलाकर बस ये कह रहे हैं, अगर मॉडिफिकेशन करोगे ना तब भी प्रोसेस आपकी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, कुछ भी अलग नहीं है। अब यहाँ पर आप कुछ टर्म्स पढ़ोगे, सरफाइसी एक्ट, ये सारे कुछ टर्म्स है, इन्हें अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डालेंगे, आगे चल के एक कंसेप्ट आएगा, वो और ये साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए आपको बस क्या समझना है? सेक्शन 79 क्या है? मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन में कौन सी प्रोसेस फॉलो होती है? सेम सेक्शन 77 वाली। दैट्स इट। क्लियर है बच्चों? चाहे चार्ज क्रिएट किया हो, चाहे उसमें मॉडिफिकेशन किया हो। ये एक बॉक्स दिख रहा होगा आपको। मॉडिफिकेशन से मतलब क्या है? मॉडिफिकेशन से हमारा मतलब क्या है? या तो आपने अमाउंट, लोन का अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज किया है, सिक्योरिटी आपने चेंज करी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने चेंज किया, टाइम एक्सटेंड किया, या फिर चार्ज आपने क्रिएट किया इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। तो मॉडिफिकेशन में ये सब सारी चीजें इंक्लूड हो सकती है। क्लियर है? मतलब कि पहले एसबीआई बैंक था, उसका पूरा लोन चुका दिया, इसकी जगह पे पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेके पलटा दिया, बस हमने पर्सन चेंज कर दिया। ठीक है? क्या पूछ रही थी निकिता? कर सकते। हम्म। हाँ। हाँ, सब कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टी मेरी 1 करोड़ की थी, मैंने 1 करोड़ का ही लोन ले रखा था, मैंने कहा भाई मुझे 2 करोड़ चाहिए, बैंक बोलेगा एक काम कर, प्रॉपर्टी भी और ऐड कर ले इसमें, दूसरी प्रॉपर्टी भी और गिरवी रख दे, कर सकते हैं मॉडिफिकेशन में। ठीक है? चलिए, सेक्शन 79 क्या बोलता है? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन की प्रोसेस क्या होगा? सेम 77, सेम। ठीक है, डन। क्या लिखा है? चाहे क्रिएट कर रहे हो चाहे मॉडिफाई कर रहे हो, पूरी समरी, मतलब जो भी पढ़ा है रिपीट। आओ, प्रोसीजर पहले क्या करना है? चार्ज क्रिएट करना है। अब वो प्रॉपर्टी चाहे कौन सी वाली हो, विद इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, चार्ज जो क्रिएट कर रहे हो वो टेंजिबल और इंटेंजिबल भी हो सकती है, प्रॉपर्टी एसेट अंडरटेकिंग भी हो सकती है। टाइम लिमिट क्या है? वैसे तो कितने दिन होते हैं? 30 डेज, लेकिन आरओसी चाहे तो 60 डेज, और फिर से दोबारा से 60 डेज, लेकिन पहला 60 डेज एडिशनल के साथ और दूसरा 60 डेज एड वॉलरम के साथ। पढ़ा था ना ऊपर, पूरा समरी, मेहनत करी है आपकी बुक ने। फॉर्म यूज होते हैं, कुछ याद है? डिबेंचर, अदर देन डिबेंचर, अदर देन डिबेंचर के लिए फॉर्म 1, अदर फॉर डिबेंचर के लिए फॉर्म 9। अब हमने अपना एप्लीकेशन दे दिया, आरओसी का रिप्लाई आता है कि सब बढ़िया लग रहा है, हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। रजिस्टर्ड हो गया तो फॉर्म 2, मॉडिफिकेशन वाला फॉर्म 3। करिए मेहनत उन्होंने। हाँ, समझ में आया? हाँ, कौन सा वाला फॉर्म दिया डिबेंचर के लिए? नहीं, चार्ज 9 एंड चार्ज 3। 1 क्या बोल रहा है? अदर देन, मतलब नॉर्मल, बैंक से लेना। ठीक है? ये बैंक के केस की बात कर रहे हैं और ये ओनली डिबेंचर। ठीक है? चलो, अब पूरा फिर से ये लोग बताएंगे रिपीट कि चार्ज क्रिएट करो या मॉडिफाई करो, सबसे पहली फुर्सत में क्या करेंगे? बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाएगा, फिर क्या करेंगे? बोर्ड मीटिंग, फिर उससे किसी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या दे देंगे? ऑथराइजेशन,
फिर फॉर्म फाइल करेंगे भाई, एसआर वैसआर पास किया होगा आपने तो ऑथराइजेशन दे दी, वो ये सारे काम करेगा, एमजीटी 14 वगैरह फाइल करेगा, ठीक है। फिर उन्होंने डिटेल में बताया कि भाई आप रजिस्टर करने जा रहे हो, रजिस्टर करते वक्त फॉर्म में ना ये सारी बातें भर देना। क्या क्या लिखा है बताओ जरा। डेट, डिस्क्रिप्शन, टाइप बताओ चार्ज का कौन सा है, फिक्स है कि फ्लोटिंग है, टोटल अमाउंट सिक्योर्ड कितना है, डेट ऑफ रेजोल्यूशन ऑथराइजेशन, जनरल डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी का बताओ, इन केस ऑफ एक्विजिशन, इन केस ऑफ डीड इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग प्रिंसिपल बताओ, इन केस ऑफ ई फॉर्म। बच्चों ये सब क्या है, फॉर्म भरते वक्त की डिटेलिंग, ये आपको खुद से रीड करना है, ठीक है, क्योंकि ये डिटेलिंग डॉक्यूमेंटेशन है। फिर फाइनली आरओसी अपने रजिस्टर में क्या कर देगा, एंट्री कर देगा और आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ये प्रोसेस बताई इन्होंने। सेक्शन 77, 78, 79। 77 क्या है, 30 डेज, 60, 60, 300, है ना, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। 78 में क्या होता है, चार्ज होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कंपनी फेल हो गया। 79 मॉडिफिकेशन, अगर आपको करना है मॉडिफाई तो सेम सेक्शन 77 की प्रोसेस फॉलो करो। क्लैरिटी है। फिर से क्या गया केस, केस के कंक्लूजन हो ही क्या रहे हैं बच्चों, गए काम से, है ना। कोर्ट हेल्ड दैट एजुकेटिंग अथॉरिटी वाज रॉन्ग इन रिजेक्टिंग, कंपनी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। केस कुछ ऐसा था कि वो कह रहा था मैं सिक्योर क्रेडिटर हूं, केस एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास गया, उसने बोला कि नहीं मेरी नजरों में तुम सिक्योर्ड नहीं हो। जब केस और आगे बढ़ा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जजमेंट ऑर्डर अलाउ करते हैं, ठीक है, सिकॉम कंपनी को टिकवर टू रिकवर इज ड्यू फ्रॉम द सिक्योर्ड एसेट, द कोर्ट अलाउड अपील डायरेक्ट लिक्विडेटर टू करेक्ट द क्लासिफिकेशन। देखो कुल मिलाकर सीन ऐसा है, वो सिक्योर्ड था और उसे सिक्योर्ड वाली ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी। फाइनली केस जाता है और बड़ी अथॉरिटी के पास। पहले केस गया ए के पास, ए ने क्या बोला, आप सिक्योर्ड नहीं हो। किसके पास गया केस फिर, ट्रिब्यूनल ही बोलते हैं इसे। लेकिन अब ये डीआरटी क्यों आ गया, देखो तुम अभी बस एनसीएलटी जानते हो क्योंकि तुमने अभी एक ही लॉ पढ़ा है। वो लॉ क्या है, कंपनीज एक्ट। लेकिन मैंने आपको बताया है कि हर अपने अपने एक्ट के खुद के ट्रिब्यूनल्स बने रहते हैं, ठीक है। अब बीच में अभी एक सरफाई से आए थे, मैंने कहा था अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। सरफाइसी एक्ट में जितने भी केसेस जाते हैं वो डीआरटी में जाते हैं। सेबी एक्ट जानते हैं, उनके जितने भी केसेस होते हैं वो सैट में जाते हैं। सब में टी कॉमन है, टी मतलब क्या होगा, ट्रिब्यूनल। लेकिन सबके ट्रिब्यूनल का एक और है एनसीएलटी। सबके ट्रिब्यूनल में टी तो है, मतलब वो ट्रिब्यूनल है, लेकिन सबके ट्रिब्यूनल का एक स्पेसिफिक नाम होता है। जो स्पेसिफिक नाम आपने अभी किसका याद कर लिया, कंपनीज एक्ट का एनसीएलटी। ऐसे ही सरफाइसी एक्ट का क्या होता है, डीआरटी। ऐसे सेबी एक्ट का क्या होता है, सैट, ठीक है, सिक्योरिटी एपिलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो बस अभी आपको ये समझना है, हर एक्ट अपना एक खुद का ट्रिब्यूनल देता है। इसका जो केस है दूसरे एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था, डेट रिकवरी एक्ट एक अलग है, सरफाइसी एक्ट अलग है, उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला केस ए के पास गया, ए ने बोला तुम सिक्योर नहीं हो। फिर जब डीआरटी के पास जाता है, डीआरटी बोलता है नहीं आप क्या हो, हमारी नजरों में सिक्योर्ड है, हमें प्रूफ्स दिख गए हैं, आपकी फाइलिंग वाइलिंग सारी चीजें थी। और इस कारण से लिक्विडेटर को बोला जाता है वापस से क्लासिफिकेशन कर लीजिए और इनको सिक्योर्ड की कैटेगरी में डालिए। तो ये पूरी कहानी उन्होंने यहाँ पे बताई है, दूसरे एक्ट का वास्ता दिया, कंपनीज एक्ट का वास्ता नहीं है, क्योंकि डीआरटी कंपनीज एक्ट में नहीं आता। सरफाइसी एक्ट आएगा, लेकिन सरफाइसी एक्ट आकर एक केस जो मुझे बताना है उसमें मैं पूरी चीजें यहाँ पे कंक्लूड करूंगी। हाँ प्रूफ्स मिल गए होंगे उनको, इस कारण से ये कंक्लूजन सबूत दिए होंगे, क्योंकि वो प्रूफ उस टाइम पे वो मान ही नहीं रहे थे, उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रूफ दे दिया, कोई कोई उस प्रूफ को गलत मानता है, कोई उस प्रूफ को सही मानता है, तभी तो हम अपील करने जाते हैं, ठीक है। तो जब अपील करी, बात उन्होंने फिर क्लियर करी, सुप्रीम कोर्ट तक भी बातें जाती हैं भाई हमारी तो, ठीक है। चल हेडिंग बताओ क्या लिखा है, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, सेक्शन नंबर 77 क्लिक हो रहा है, 78, 79, बताओ जरा 79 क्या था, 78 चार्ज होल्डर। अब 77 नॉर्मल एवरी कंपनी को फाइल करना है, रजिस्ट्रेशन करें, डन। 80 की हेडिंग क्या है, when a property or asset with a charge is registered according to section 77, everyone acquiring the property is presumed to have notice of charge from the registration date। अब मेरी बात जरा अच्छे से समझना, सेक्शन 88 बोलता है डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज। मैंने
इस बिल्डिंग को क्या किया, मॉर्गेज चार्ज क्रिएट किया और रजिस्ट्रेशन जाके आरओसी के पास बता दिया, आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो मान लिया जाएगा हमने पब्लिकली ये इंफॉर्मेशन दे दी है। कल को कोई भी नया बंदा इसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर अगर मैं उसे लोन लेने जा रही हूं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट को देख कर आए। अब क्या तुम्हें अलग से लेटर देंगे क्या? हम ये मान लेंगे कि भैया तुम्हें पता है, तुमने ये सब देख लिया। कहां से देखेंगे ये सब? एमसीए की वेबसाइट से। एमसीए की वेबसाइट से देख सकते हैं ना। रीड करो फिर से। When a property asset with a charge is registered as per section 77, जब हम चार्ज को रजिस्टर्ड कर देते हैं सेक्शन 77 के अकॉर्डिंग, तो एनी वन एक्वायरिंग, कोई भी इस प्रॉपर्टी से डील कर रहा है, मैं इस बिल्डिंग को बेच रही हूँ, मैं इस बिल्डिंग को बेच रही हूँ, जबकि बैंक के पास एक गिरवी है, तो खरीदने वाला हम मानेंगे खरीदने वाले को ये बात पता है कि ये बैंक के पास क्या थी, गिरवी थी। अब बाद में वो नहीं कह सकता अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था, फिर उसकी गलती। क्यों गलती? कि पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट को उसने नहीं देखा। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन की बात करेंगे, वापस यहां से, प्रेज्यूम दैट हैव नोटिस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन डेट। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन की बात करेंगे तो लेंडर एंड बायर आर अज्यूम टू बी अवेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग चार्ज। लेंडर बायर दोनों को क्या है, अज्यूम्ड है, उनको पता है कि भैया चार्ज क्रिएट है, प्रॉपर्टी वंस इज रजिस्टर्ड। बैंक परफॉर्म थ्रू दी सर्च। भैया बैंकों को क्या करना चाहिए, दोबारा से अगर मैं इस प्रॉपर्टी में डील करूँ और लोन ले रही हूँ, तो भैया पंजाब नेशनल, एक एसबीआई बैंक से ले चुकी हूँ, अब किससे लेने जा रही हूँ, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की तो ड्यूटी है ना, जाकर एमसी की वेबसाइट से जाकर चेक करे, रिसर्च करे। इफ समवन बाय द प्रॉपर्टी विद द रजिस्टर्ड चार्ज, खरीद लेता है या फिर मुझे और एक्स्ट्रा लोन दे देता है जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक दे रहा है, दे कैन नॉट क्लेम इग्नोरेंस। ये बोलकर वो बचेगा नहीं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय इग्नोरेंस ऑफ लॉ? कि मुझे तो नहीं पता था, पता कर लो, ये बोलकर आप बच नहीं सकते। लॉ में ये बहुत कॉमन डायलॉग मारा जाता है, जब आप बोलते हैं ना दीदी मुझे नहीं पता था, लॉ को लेकर आप ऐसे नहीं बोलोगे। लॉ कहीं भी लिखा है, ऑनलाइन अवेलेबल है, जाके चेक कर लो, ये बोलकर बच नहीं सकते। ठीक है। इफ दे फेस इशू लेटर, बाद में अगर उसे दिक्कत होती है, जिसने इस प्रॉपर्टी को खरीदा या फिर जिसने इस प्रॉपर्टी में एक्स्ट्रा और फर्दर लोन दिया, कि मुझे नहीं पता था, नहीं बचेगा, हम उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट को देख सकता था। तो सेक्शन 80 सिंपल बोलता है डेट ऑफ नोटिस ऑफ द चार्ज। अगर हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है 77 के अकॉर्डिंग, तो मान लिया जाएगा ये बात सबको पता है जो भी हमसे डील करने आ रहा है। याद करो हमने कुछ डॉक्ट्रिन्स पढ़े थे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, भैया कंपनी के साथ आ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहे हो, पढ़कर आओ मेमोरेंडम आर्टिकल। सेम, इस प्रॉपर्टी को खरीदने आ रहे हो या फिर इस प्रॉपर्टी से डील करने आ रहे हो, पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे? एक जमीन खरीदते हो तो देखते हो कि डिस्प्यूटेड तो नहीं है, किसके नाम पर है, कौन है वो बंदा, ठीक है, पूरा चिट्ठा निकालते हो। तो सेम यहाँ पे उन्होंने कहा भैया लोन की प्रोसेस हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं लोन है, तो आपको सारी इंक्वायरी अपने लेवल पे करनी पड़ेगी। हमने पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट में दे रखा है, आप देखो ना, रिसर्च करो ना। क्लियर है? पक्का? तो यहाँ पर उन्होंने यही चीजें बताई है सेम विथ एग्जाम्पल, जो मैंने अभी आपको बताया, एग्जाम्पल भी वैसा ही है। ठीक है, खत्म सेक्शन 80। 77 क्लिक हो रहा है, 78, 79, 80 डन। जंप करके आ गए, क्या लिखा है? 82 की पूरी कहानी बता रहे, 82 ही चल रहा है। सीधा नीचे आएंगे, इन्होंने खुद ही से बोला है हमने समरी बता दी है, मतलब अच्छे प्रेजेंटेशन में सेम कंटेंट बता दिया। सेक्शन कौन सा? 82। 81 बीच से खा गए क्या, आगे चलकर बताएंगे। इन्होंने बोला रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, सीक्वेंस तो रहती है। अभी इसी बुक के दूसरे पेज में 81 बताए, सीक्वेंस नहीं बता रहे, ठीक है। 82 पहले बता रहे। 82 की हेडिंग बताओ क्या लिखा है? लोन लिया था तो चार्ज क्रिएट किया, लोन रीपे कर दिया, टेक्निकली बोला जाता है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। वापस मैंने बैंक का लोन रिपे कर दिया और अपनी जो प्रॉपर्टी जो गिरवी थी उसे वहां से छुड़ा लिया, तो मतलब मैंने क्या किया, पूरा रिपे कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं सेटिस्फाइड कर दिया, सर्टिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेशन ऑफ द चार्ज। बात समझ में आ रहा है? सेटिस्फाइड करना, सॉरी, ठीक है, सेटिस्फाइड करना मतलब जिससे पैसा लिया था उसको मैंने पैसा चुका दिया। आओ पहले समरी फॉर्म पढ़ेंगे और फिर मैं ऊपर की सारी बातें कंक्लूड करूंगी, ठीक है। चलो, सेटिस्फेक्शन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे रखा है
एक टेबल बना के रखा है। इससे पहले एक प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया था, अगर कंपनी को चार्ज क्रिएट करना है आफ्टर 2019 अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो पहले तो 30 दिन के अंदर, नहीं हो पाता है तो 60 डेज, नहीं हो पाता है तो 60 डेज। ये क्या बोलता है भैया, नॉर्मल फीस। ये क्या बोलता है, नॉर्मल फीस प्लस एडिशनल फीस। ये बोलता है नॉर्मल फीस, एडिशनल फीस और एड वॉलरम फीस। समझ में आया? सेम यहाँ पे उन्होंने बोला जिस दिन पूरा लोन चुका दोगे ना, ये बात भी आरओसी को बताओ, क्योंकि आरओसी के रिकॉर्ड में क्या है, आपने इतना लोन लिया है और ये प्रॉपर्टी गिरवी है, तो आरओसी के रिकॉर्ड में ये भी तो बता दो अब हमने लोन चुका दिया है। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज टू आरओसी कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। 30 डेज कहां से, जब भी आपने चुकाया, कंपनी ने लोन चुका दिया बैंक को, जिस दिन चुकाया वहां से 30 दिन के अंदर आरओसी को बता दे। आरओसी को जितने फॉर्म भरे जाते हैं नॉर्मल फीस लगती है, लेट होने पे आप एडिशनल पेनल्टी ये सब लगाते हो। फेल टू फाइल विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर नहीं बता पाए, ठीक है, कितना समय दे दिया, 300, जिसमें से 30 दिन पहले वो ऊपर वाले ही है, ठीक है। तो 300 डेज कहां से, फ्रॉम सच, जब वो सेटिस्फाइड किया आपने वहीं से, सेम हम पढ़ रहे थे क्रिएशन से, नॉर्मल फीस और साथ में क्या लगेगी, एडिशनल फीस। फेल टू फाइल 300 दिन के समय के अंदर भी नहीं बता पाए, बहुत ही नालायक हो। तो इन्होंने क्या बोल दिया, अब आप कहां जाएंगे, हु इज आरडी, रीजनल डायरेक्टर, जो आरओसी के भी ऊपर होता है। अभी तक तो आरओसी तक की बात हो रही थी, ठीक है। अब आपको आरडी के पास जाना पड़ेगा, और हमने आपको कितना समय दे दिया था, ऊपर 300 दे दिया था, तो अब आप फेल हो चुके हो, तो आरडी अगर अलाउ करेगा तो हम करेंगे, आरडी कितना अलाउ करेगा वो उसकी खुद की मर्जी, वो देखेगा। तो कुल मिलाकर पहले आपको 30 दिन मिलते हैं, फिर आपको 300 मिलते हैं, फिर आरडी पे छोड़ दिया जाती है बात। आरडी अगर चाहे तो आपको माफी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेज, पहले तो 30 दिन समझ में आ रहा है, ये 270 ये वाला समझ में आ रहा है, प्लस मैंने क्या लिख दिया, सेक्शन 87, आरडी के पास जाओ, आरडी के पास जाओ, और आरडी ने मोल्ड कर दिया कहाँ, सेक्शन 87 में। 87 में बोला भैया हम सीजीवीजी की सबकी परमिशन लेंगे कि भैया क्यों तुम्हें इतना लेट हो गया था, तो हम एक तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर नॉर्मल फीस, नॉर्मल एडिशनल, नॉर्मल एडिशनल, और क्या है, कॉन्डिनेशन, मतलब क्या, माफी ना माफीस। मतलब अगर सीजी ने तुम्हें अलाउ कर दिया, माफी दे दी, कितना लेट हो गया तो भी चल जाएगा, तो उसकी एक फीस पे करो और फिर हम आपको अलाउ कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, आ रही है? अब देखो उस 300 डेज से मत मैच होना, हम तुम्हें बस मौका दे रहे हैं बार बार, क्योंकि यहाँ पर लोन चुकाया गया ना, तो समय अच्छा खासा दिया जा सकता है, क्योंकि क्रिएट करना ज्यादा जल्दी जरूरी है। पुराने केस में उसमें 300 दे रखा था, जब हमने ये पढ़ा, तो ये मैंने कौन सा केस बताया, 2019 के आफ्टर वाला केस बताया। बिफोर वाले केस को बहुत छूट दे रखी थी, कितना दे रहा था, 30, 300, 6 मंथ्स। तो ये पुराना केस था, आज की डेट में पुराना केस थोड़ी ना आएगा, आपके केस में तो न्यू आएगा, न्यू के केस में ये दे रखा है। लेकिन जब चार्ज क्रिएट करने तो जल्दी से जल्दी करो, ताकि दूसरे के साथ धोखा ना हो जाए। लेकिन यहाँ अब इन्होंने क्या बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मतलब पे ऑफ कर दिया, तो यहाँ पर तो चुका लिया है ना, तो अगर कोई दूसरा भी लोन ले रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि चुकाने वाली बात है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बोला पहले 30, फिर क्या दे रखा है, 300, फिर भैया आरडी के ऊपर छोड़ दिया, अगर वो माफी देगा तो देगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाली। क्लैरिटी है? तो बस ज्यादा ड्यूरेशन दे दिया, क्योंकि ये रीपे करने वाला केस है, इसमें फ्रॉड नहीं होने वाला। फ्रॉड तो कहाँ होगा, यहाँ। यहाँ अगर आपने रिकॉर्ड में नहीं देखा, पंजाब नेशनल बैंक को लोन दे दे तो उसको रिकॉर्ड में दिख ही नहीं रहा है, इसलिए इसमें रिकॉर्ड में आना ज्यादा जरूरी है, जल्दी आना, कंपैरिजन टू सेटिस्फेक्शन। क्लियर है? हाँ, सेटिस्फेक्शन मतलब कि आरओसी को इन्फॉर्म करो हमने लोन पूरा का पूरा पे कर दिया, ठीक है। तो ये अभी ड्यूरेशन है, पूरी प्रोसेस उन्होंने यहां दे रखी है। अब आज इस प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला है व्हाट डू मीन बाय सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, फुल कंप्लीट पेमेंट ऑफ द सिक्योर चार्ज। बस आपको ये बात आरओसी तक बतानी है। इंटीमेशन, कंपनी और चार्ज होल्डर दोनों के दोनों में से कोई एक, वैसे तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंपनी की, पैसे किसने चुकाए, कंपनी ने, तो भाई कंपनी को ही जाना चाहिए ना भाई, रिकॉर्ड साफ दिखे, क्लीन दिखे। अगर कंपनी नहीं जाएगी तो फिर कौन आता है, चार्ज होल्डर। लेकिन अब यहाँ पे सर पे टेंशन किसकी होगी, कंपनी की। इससे पहले वाले केस में टेंशन किसकी थी, चार्ज होल्डर की, बैंक की, भैया नहीं किया नहीं किया, पहुंच जाएंगे।
ठीक है। चलो, तो कंपनी और चार्ज होल्डर शेल इंटीमेट आरओसी रिगार्डिंग द पेमेंट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। भाई उसके लिए एक फॉर्म दे रखा है, फॉर्म 4 है, ठीक है। टाइम लिमिट अभी पढ़ कर आए, पहले तो कितने दिन के अंदर, 30 दिन। 30 डेज कहां से, जब भी सेटिस्फाइड किया, जब भी रिपे किया। आरओसी चाहे तो आपको क्या कर सकती है, 300 डेज का भी। अगर आप उससे भी लेट होते हो तो फिर 87 में जाएंगे, आरडीआरडी सीजी का पूरा वास्ता आपका पड़ेगा। एक्शन टेकन बाय द रजिस्ट्रार, आरओसी एक्शन ले रहा है। फॉर्म आपने भर दिया, कौन सा फॉर्म भर दिया, 4, चार्ज 4 फॉर्म भर दिया। इसमें सिग्नेचर थे, किसके सिग्नेचर थे, चार्ज होल्डर के। मैं कंपनी लेकर जाती हूँ फॉर्म, अपना साइन करती हूँ, मैंने इतना लोन पे कर दिया, और बैंक से भी साइन करवाती हूँ, इतना लोन पे कर दिया। अब ये फॉर्म मैंने भर दिया किसके पास, आरओसी के पास। आरओसी ने चेक किया कि भैया सिग्नेचर है, अगर सिग्नेचर है तो नो नीड टू सेंड टू नोटिस, चार्ज होल्डर से अलग से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज होल्डर के यहाँ साइन है, मतलब उसने, दोनों ने मिलकर ये फॉर्म दिया है। आरओसी बस क्या करेगा, एंटर करेगा मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मत आना, मेमोरेंडम एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है रिकॉर्ड करना। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखा होगा तो फिर उस डॉक्यूमेंट में आएंगे अपन, ठीक है। चलो, तो आरओसी एंटर करेगा अ मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन इन रजिस्टर ऑफ चार्ज, और इशू करेगा सर्टिफिकेट कि हाँ आपका सेटिस्फैक्शन हो गया। फॉर्म 5 में उसका फॉर्मेट दे रखा है, क्लियर है। चलिए, अगर सिग्नेचर नहीं है तो भाई अब तो बैंक से पूछना बनता है, क्या पता कंपनी झूठ बोल रही हो सकता है लोन ना चुकाया हो और कंपनी बोली मैंने चुका दिया, और इसमें बैंक के साइन नहीं है। तो अब आरओसी पूछेगा, किससे पूछेगा, बैंक से। दो सीन है, अगर बैंक और कंपनी दोनों के साइन है तो आरओसी फटाफट करवा देगा। अगर बैंक के साइन नहीं है तो आरओसी पूछेगा बैंक से, क्या सच में पैसे चुका दिया इसने, ये तो हमें ये रिकॉर्ड मेंटेन करने को कह रहा है, ठीक है। आरओसी इशू नोटिस टू चार्ज होल्डर, शो कॉज वाई सच पेमेंट सेटिस्फेक्शन इन फुल, सच में ये फुल हो गया तो क्या मैं सच में ये रिकॉर्ड कर लूं, नॉट रिकॉर्ड 14 दिन का वेट किया जाएगा, या तो शो कॉज आएगा या तो नहीं आएगा। शो कॉज आया और उसने भी कंफर्म किया तो रिकॉर्ड मेंटेन होगा। शो कॉज नहीं आया, नहीं आया तो हम मान लेंगे बैंक बैंक ही नालायक है, हम उससे पूछ रहे तो आकर बताना चाहिए ना नहीं चुकाया। अगर वो शांत है तो उसकी शांति में क्या समझेंगे, हाँ है कि भैया बैंक ने, बैंक का पैसा चुक गया होगा अगर ये शांत है। तो कुल मिलाकर फिर आरओसी क्या करेगा, ये सारे काम इन्फॉर्म कर कर काम खत्म करेगा। पूरी प्रोसेस, पहला पेमेंट करने का, पूरा चुकाने का, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करना, इन्फॉर्म करना। किसको इन्फॉर्म करना, आरओसी को। अब आरओसी को जब उसने इन्फॉर्म किया तो साफ इन्होंने बोला फॉर्म भरना 30 दिन के अंदर आना, लेट हो जाएगा तो 300 दिन के अंदर। हमने तो भेज दिया आरओसी के पास, आरओसी चेक करेगा, आरओसी देखेगा दोनों की सहमति है तो हाँ डन करो, दोनों की सहमति नहीं है, हमें बैंक का कहीं से भी रिस्पांस नहीं दिख रहा है, तो बैंक को अलग से नोटिस डाला जाएगा, पूछा जाएगा, 14 दिन का समय लिया जाएगा। बैंक रिप्लाई करता है तो उनसे बात की जाएगी, जो केस होगा समझा जाएगा। रिप्लाई नहीं करता है तो मान लिया जाएगा कि भैया इसका लोन का रिपेमेंट हो गया है। क्लैरिटी है। अब ये जो उन्होंने समरी दी है, कहां से स्टार्ट हुआ था, ये देखो। अब मुझे बता, क्या ये हेडिंग समझ में आ रही है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, आ रही है हेडिंग समझ में। एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल को एक बार रीड करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज बाय द रजिस्ट्रार, अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करेगा, लेकिन एक बार पूछेगा कि भैया सच में पे हो गया है क्या, कितने दिन का समय का वेट हो रहा था, 14 डेज का, ठीक है। ये ड्यूरेशन समझ में आया, आया ड्यूरेशन समझ में। ये कुछ अजीब सी कंपनीज आ गई है, कौन सी कंपनी है, फुल फॉर्म बताओ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, अभी शॉर्ट में समझो एसीजेड। एसीजेड क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जितनी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली कंपनीज है, अब चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, साफ इन्होंने बोला भैया हमने तुम्हें छूट दिया सेक्शन 82 के सबसेक्शन 1 से। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, 30 दिन के अंदर पहुंच जाओ सेटिस्फेक्शन वाला, ठीक है। ये सारी बातें इन्होंने कहा भैया तुम थोड़ा लेट भी करोगे तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, तुमको ये सारी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, पक्का। सर्टिफिकेट समझ में आ रहा है, क्या है सर्टिफिकेट, आरओसी के पास जाएगा, आरओसी चेक करेगा और सर्टिफिकेट इशू करेगा, हाँ इनका सेटिस्फेक्शन हो गया। दो सर्टिफिकेट इशू किया, जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, जब पेमेंट कर दी तो सेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेट। क्लैरिटी है। एग्जाम्पल रीड करेंगे, समरी समझ में आई। फिर से ये क्या कहेंगे, चलो प्रोसेस, पेमेंट करने की पूरी प्रोसेस, पहला क्या भेजेंगे, नोटिस, फिर क्या होगी,
बोर्ड मीटिंग के बाद क्या होगा, सेटिस्फेक्शन वाला चार्ट जो है फॉर्म फाइल करेंगे, सब कुछ ठीक लगेगा तो एंट्री कर देंगे, और फाइनली आरओसी एंट्री करने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट देगा कि ये सर्टिफिकेट प्रूफ है कि तुमने रीपेमेंट कर दिया है। क्लियर है? तो एक बार ये लोग फ्लो चार्ट में बता रहे और एक बार ये लोग क्या बता रहे, टेबल फॉर्म में। रिजोल्यूशन प्लान आता है तो दिमाग में क्या आता है आपके, क्या होता है, आईबीसी। कंपनी आईबीसी में चली गई है, कंपनी का इंसॉल्वेंट दिवालिया निकल गया, साइंड बाय दी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये सीए सीएस सीएमए कोई भी हो सकता है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, लिक्विडेटर फॉर दी कंपनी, इन्होंने कहा जितने भी फॉर्म अभी पढ़ रहे हैं ना हमने, ये सारे फॉर्म नॉर्मली तो कौन फाइल करता है, कंपनी का सीएस या फिर कंपनी का डायरेक्टर, अगर सीएस नहीं है तो। लेकिन कंपनी आईबीसी में चली गई है ना, तो यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए एलिजिबल कौन है, ये प्रोफेशनल्स। ये प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, सीए सीएस सीएमए ही होते। पहले आप सीएस बनते हो, आईसीएसआई का मेंबर बनते हो, फिर अगर आपको एक्सपर्टाइज लेनी है तो आपको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ता है, आईबीसी कोड, ये जो लॉ है और गहराई में डिटेल में पढ़ना पड़ता है। फिर आपको आपको इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप कहलाते हो। अभी आप जिस कंपनी को ज्वाइन करोगे तो आप कंप्लाइंस ऑफिसर होगे, हो सीएस, डिग्री आपके पास सीएस की है, लेकिन जब कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आप कंप्लाइंस ऑफिसर कहलाते हो, ठीक है। या फिर आप किसी कंपनी का ऑडिट करोगे तो आप सेक्रेटेरियल ऑडिटर कहलाते हो। तो ऐसे रोल होते हैं। किसी आईबीसी में, आईबीसी के अंदर डिटेल में काम करो तो आप क्या कहलाओगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इसका भी एक अलग से छोटा सा टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट क्रैक कर कर ही आप ये प्रोफेशनल बनते हो। फिर आप एक्सपर्ट होते हो तो आपका काम इन्हीं इन्हीं में रहता है, दूसरे फिर काम आप नहीं करते। तो इट इज जस्ट लाइक अ लॉयर। लॉयर की तुमने डिटेलिंग अगर समझी होगी तो लॉयर की भी अलग अलग एक्सपर्टीज होती है। कोई कहता है मैं सिविल केसेस का, कोई कहता है मैं क्रिमिनल केसेस का, कोई बोलता है मैं डिवोर्स के केसेस देखता हूँ, कोई बोलता है मैं प्रॉपर्टीज के देखता हूँ, समझ रहे हो, तो एक्सपर्टाइज होती है सेम। तो ऐसे क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। तो सीएस बनते ही दुनिया बहुत बड़ी है, आपको किस फील्ड में निकलना है, तो वन ऑफ द फील्ड ये भी होती है। प्रोफेशनल में आईबीसी बहुत डिटेल में पढ़ते हो आप, ताकि इस फील्ड में भी आप आगे काम कर सको, क्योंकि कंपनी का है ना, जैसे येस बैंक को बचाया गया, ठीक है, जितनी भी कंपनीज का मर्जर अमलगमेशन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ वो कंपनी डूब रही है, तो इन प्रोफेशनल्स का रोल आता है। और ये सीए सीएस सीएमए तीनों बन सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में सबसे सही एलिजिबल सीएस ही होता है, क्योंकि आप लॉ बहुत गहराई में पढ़ते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। हाँ बेटा। हाँ मतलब कि कंपनी खत्म होने वाली है, कंपनी वाइंड अप होने वाली है, लेकिन स्टिल एक मौका दिया जा रहा है। हम मान के चल रहे हैं अभी पेशेंट किस में है, आईसीयू में, बचा रहे हैं, बच जाए तो वापस आ जाए, नहीं बचेगा तो कंपनी खत्म ही होने वाली है। मतलब कंपनी खत्म हो रही है, लेकिन इसमें एक प्रोफेशनल आया है, सीएस आया है, सीएस आया है, और ये सीएस क्या कर रहा है, कंपनी को वापस से जिंदा कर रहा है, वापस से बचाने का ट्राई कर रहा है। अब बचाने का ट्राई कर रहा है, जैसे कि मुझे ये बताओ, यस बैंक को बचाने के लिए कौन आया सामने, तो यस बैंक खत्म हो रहा था, लेकिन यस बैंक की क्या हो रही थी, उसको रिजॉल्व किया जा रहा था, ठीक किया जा रहा था, एसबीआई बैंक से इसे ठीक करवाया गया है, ये प्रोफेशनल्स नहीं करवाया। अगर एसबीआई बैंक इसको हाथ नहीं देता तो ये कंपनी वाइंड अप ही हो रही थी, यस बैंक बर्बाद हो रही थी, बंद हो रही थी, ताला लग रहा था। लेकिन सरकार हमेशा से बेस्ट प्लान चाहती है कि भाई कोई भी कंपनी बंद होना मतलब और बेरोजगारी बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट, वो किसी भी कंपनी को आसानी से बंद होने नहीं देती है। तो उनको बचाने के लिए ये प्रोफेशनल्स होते हैं, वो डॉक्टर का रोल प्ले करते हैं कि अगर बच सकता है तो बचा लो कंपनी को बंद होने से, अदरवाइज नहीं है स्कोप तो खत्म हो जाने दो, फिर प्योर वाइंड अप होता है। तो वाइंड अप की जब सिचुएशन आ जाती है तो बचाया जाता है, दोनों चीजें साथ में चल रही होती, ठीक है। लेकिन वाइंड अप की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते जाता है रुक जाओ, अभी एसेट बेचो नहीं, पहले हम देखेंगे बचने का स्कोप है क्या, नहीं बचने का स्कोप है, अब बेचो, चुकाओ सबका पैसा, ठीक है। तो प्रोफेशनल में बहुत डिटेल में पढ़ते हो आप ये, इसलिए बीच बीच में आ जाता है कि अगर सिचुएशन ये वाली है तो सारे काम अब कौन देखेगा, प्रोफेशनल देखेगा, ठीक है। चलिए हेडिंग बताओ क्या लिखा है, पावर है, किसकी पावर, कौन है ये रजिस्ट्रार, पावर है आरओसी के पास टू मेक द एंट्रीज ऑफ द सेटिस्फैक्शन इन द एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी। अभी ऊपर हमने पढ़ा
जिस दिन पैसे चुका दोगे इन्फॉर्म करो ना, नहीं इन्फॉर्म किया तो आरओसी के पास पावर है, अगर इन्होंने नहीं इन्फॉर्म किया है तो खुद से वो एंट्री कर सकता है, लेकिन उसके पास प्रूफ होने चाहिए, कुछ सबूत होने चाहिए, कहीं से उसे कुछ हिंट होनी चाहिए, अगर हिंट हुई है तो ये काम कर सकता है। आओ शॉर्ट में समझेंगे। पावर है आरओसी के पास क्या करने की, रजिस्टर में एंट्री करने की कि इनका पैसा चुक गया, लेकिन उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या आई, डेट क्या हो गया, या तो फुल्ली पेड है या तो पार्टली पेड है। पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी विच आर चार्ज नो लॉन्गर अंडर द चार्ज, अब चार्ज में क्रिएट नहीं है, ऐसे प्रूफ्स मिले उन्हें। पार्ट ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी वॉज चार्ज हैज स्टॉप बीइंग पार्ट ऑफ द कंपनीज एसेट, अब वो कंपनी का एसेट ही नहीं है। कुल मिलाकर आरओसी खुद से भी अपने रजिस्टर में चेंज कर सकता है, रीपेमेंट की बातें कर सकता है, लेकिन ये तब होगा जब उसे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपकी बुक की अगर लैंग्वेज रीड करूं, डेट ऑफ विच चार्ज हैज गिवन हैज बीन पेड, या तो पेड है या फिर क्या है सेटिस्फाइड, पूरा का पूरा है, या तो पार्ट। पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज हैज बीन रिलीज हो चुका है। पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग सीज टू बी फॉर्म अ पार्ट ऑफ, अब कंपनी की प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो अगर ये हिंट आपको मिलते हैं तो आरओसी खुद से एक्शन लेगा। वैसे तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की, बताने की कि लोन चुक गया है, ठीक है, लेकिन लोन चुक गया है या प्रॉपर्टी नहीं है या बर्बाद हो गई कंपनी, फॉर एग्जाम्पल एक खबर आती है यस बैंक बर्बाद, खत्म हो गया, तो जो वो प्रॉपर्टी गिरवी थी जो आरओसी के पास मेंटेन थी, तो वो अब क्या हो जाएगा, चेंज करना पड़ेगा ना। तो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होगी, उन्हीं इन्फॉर्मेशन से आरओसी उस पावर का यूज कर सकता है। क्लैरिटी है। सेक्शन 83 है ये। चलिए एक बार फिर से, सेक्शन 77 क्या बोलता है, 30 डेज के अंदर आना, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 78, कंपनी नहीं आएगी फेल हो जाएगी तो चार्ज होल्डर। 79 मॉडिफिकेशन। 80 अगर आरओसी को बता दिया है तो मान लिया जाएगा ये खबर सबको है, डेट ऑफ नोटिस डीम्ड मान लिया जाएगा। 80 81 नहीं बताया था, 81 यहां है, क्या लिखा है, रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन इन दी, आरओसी ऑफिस ने अपना खुद का रजिस्टर एक पूरा बना के रखा है जिसमें हर कंपनी की डिटेलिंग लिखी होगी, किस कंपनी ने कितना लोन ले रखा है और क्या क्या गिरवी रखा है। ये 81 है। फिर हमने 82 पढ़ा, 82 क्या था, सेटिस्फैक्शन, जो पूरी समरी फॉर्म में हमने पढ़ा। अभी 83 बताया, कोई नहीं बताएगा तो आरओसी ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको खुद से पता चला क्योंकि पब्लिकली कुछ इन्फॉर्मेशन, एक कंपनी जो बर्बाद होगी खत्म हो गई तो आरओसी को भी तो ये बात पता चलेगी ना, कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो भैया जो भी चार्ज थे अब इसके खत्म होने वाले हैं तो वो रजिस्टर में ये चेंज कर देगी। ऐसे ही नहीं खबर आगे कर दी, अब पूरी प्रोसेस होगी। ठीक है, क्लैरिटी है। कंपनी ने नहीं बताया तो आरओसी खुद एक्शन लेगा, उसके पास ये पावर है। कोई अलग से इन्फॉर्म कर सकता है, कंपनी नहीं कर रहा है, किसी और ने खबर दे दी, जासूस लोग तो घूम ही रहे होंगे। हाँ, कोई थर्ड पर्सन आकर भी दे रहा है तो चलेगा। क्लैरिटी है, पक्का। चलो 81 रीड करें। 81 की हेडिंग क्या बोलती है, जो ये आपका ग्वालियर है ना, एमपी के सारे केसेस कहाँ जाएंगे, ग्वालियर, तो एमपी की जितनी कंपनीज है उनका पूरा रजिस्टर वो मेंटेन करके बैठी होगी। ऐसे ही हर जगह की आरओसी होगी, तो साफ इन्होंने बोला एवरी आरओसी आरओसी शेल मेंटेन दी रजिस्टर, जिसमें हर कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में दी होगी। इन्होंने कहा पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज आप कहां से देख लोगे, एमजे की वेबसाइट। आप खुद नोटिस करो, किसी भी कंपनी में आप क्लिक करते थे तो उसकी पूरी डिटेलिंग आती थी। हमने रिलायंस कंपनी की पूरी डिटेलिंग देखी थी, कितने सारे पेजेस थे, स्टार्टिंग से लेके अभी तक का लोन क्या क्या गिरवी रखा है सब। फिर उन्होंने बोला जो चार्ज रजिस्टर शेल बी ओपन, क्या कर सकते हो, कोई भी आकर इंस्पेक्शन करना चाहता है तो यस आरओसी ऑफिस वो इंस्पेक्शन करने देगा, लेकिन प्लीज उनसे क्या ले लेना, फीस। फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, नॉमिनली होती है, ठीक है, 50-100 ऐसे ही रहते, बहुत ज्यादा नहीं रहते। चलिए 81 बस इतना ही चल रहा है। क्या बोलता है 81, आरओसी अपना रजिस्टर मेंटेन करके रखे, उसमें सारी इंफॉर्मेशन रखे, कोई भी इंस्पेक्शन करने आता है तो पेमेंट लेकर इंस्पेक्शन करना भी अलाउड है। ठीक,
84 इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अब थोड़ा समझते हैं, कंसेप्ट समझने वाला है। रिसीवर वर्ड से क्या लग रहा है? वेरी गुड, जो किसी और के बिहाफ में पैसे लेगा, रिसीव करेगा और आपको जाकर दे देगा। आओ मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग। रिसीवर एक इंडिविजुअल होता है जिसे अक्सर अपॉइंट किया जाता है। बुक में मीनिंग विनिंग नहीं दे रखा, समझाने के लिए मीनिंग पहले बता रही हूं, ठीक है। रिसीवर एक इंसान होता है जिसे अपॉइंट किया जाता है। या तो अपॉइंट करने वाला कौन होगा? कोर्ट होगा। कोर्ट को लगेगा कि भैया लोन को लेकर कुछ गड़बड़ियां चल रही है, तो फिर कोर्ट अपॉइंट करेगा। या तो कोर्ट नहीं अपॉइंट करे तो कौन कर रहा है? क्रेडिटर, बैंक खुद कर रहा है कि भैया तुम मेरा पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो मैं एक रिसीवर को अपॉइंट करूंगा। टू मैनेज टू प्रोटेक्ट द कंपनीज प्रॉपर्टी एंड एसेट दैट आर अंडर द चार्ज। क्या डिबेंचर के केस में डिबेंचर ट्रस्टी बोल सकती हूँ? डिबेंचर ट्रस्टी का काम यही था, प्रोटेक्शन। तो साफ उन्होंने बोला रिसीवर एक बंदा है जो कोर्ट या फिर क्रेडिटर अपॉइंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि उसने जिस एसेट को गिरवी रखा है उसे प्रोटेक्शन मिल सके। वाई इज रिसीवर अपॉइंट? क्यों किया जा रहा है? रिसीवर टिपिकली अपॉइंटेड इन केस वेयर द कंपनी इज अनेबल टू मीट इट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। मतलब कब किया जाता है? जब ये डिफॉल्ट वगैरह करे। अब ये रिसीवर किस तरीके से नजर रखता है, किस तरीके से कंट्रोल करता है? मैनेज करता है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो सेल कर कर पैसा रिकवर कर कर देगा, क्योंकि डिफॉल्ट कर रही है कंपनी। इंश्योर करेगा कि क्रेडिटर के जो क्लेम है वो सही से सेटिस्फाइड हो जाए फ्रॉम दी प्रॉपर्टी। तो कुछ नहीं, अभी मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में क्या बताया, रिसीवर कौन है। तो रिसीवर एक इंसान जो क्रेडिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। इसका काम ये है कि उस प्रॉपर्टी को देख रेख करना, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब सेक्शन 84 बोलता क्या है? सेक्शन 84 की हेडिंग क्या है? इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर और मैनेजर। हेडिंग क्या बोल रहा है? जब कभी इस टाइप का रिसीवर या मैनेजर आप अपॉइंट करोगे तो ये इंटीमेट करिए, बताइए, इन्फॉर्म करिए। क्या ये सेक्शन की हेडिंग समझ में आई? वापस हेडिंग समझ में आ रही है? इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। पहले बताओ, रिसीवर समझ में आया? रिसीवर वो इंसान जो क्रेडिटर अपॉइंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? लोन डिफॉल्ट हो रहा है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए। इफ अ पर्सन ऑब्टेन ऑर्डर, ऊपर से ऑर्डर आया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? अपॉइंट करो भाई रिसीवर मैनेजर को, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। सब्जेक्ट टू चार्ज, पर्सन शेल विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर पास हुआ वहां से 30 दिन के अंदर इस रिसीवर को रखो। मेकिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट, गिव नोटिस। ये नोटिस किसको दो? साथ में कंपनी को। आईटेक्स कंपनी, एसबीआई बैंक हमारा लोन देने वाली क्रेडिटर, उस क्रेडिटर में हमने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया। एसबीआई बैंक ने ऊपर से ऑर्डर दे दिया कि आपको हमारी इस कंपनी में किसे अपॉइंट करना पड़ेगा? रिसीवर। उसने एक ए बंदे को रिकमेंड किया कि इसे रिसीवर की तरह रखो। तो 30 दिन के अंदर कंपनी को इन्फॉर्म करो, और साथ में किसको इन्फॉर्म करो? आरओसी को। अलॉन्ग विद द कॉपी, साथ में वो ऑर्डर भी दो, इंस्ट्रूमेंट भी दो। रजिस्ट्रार शेल ऑन द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फीस रजिस्टर कर लेगा कि यस इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिसीवर है। तो वो अपने रिकॉर्ड में रिसीवर का नाम भी लिख लेगा, ताकि कल को कुछ भी होता है तो रिसीवर को पकड़ा जाए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने क्यों नहीं देखा? क्लियर है? नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट, या तो अपॉइंटमेंट, या तो उसे रखा, या तो उसे निकाला, सीज हो गया। ऑफ द रिसीवर ऑफ अ पर्सन टू द मैनेज प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, कंपनी शेल फाइल विद द रजिस्टर। जिस दिन अपॉइंट करोगे आरओसी को इन्फॉर्म करो, जिस दिन खत्म हो जाएगा उसका ये काम, सीज हो जाएगा, वो भी इन्फॉर्म करो। कुल मिलाकर हेडिंग बस थोड़ी सी अलग सी आ गई है। सेक्शन 84 बोलता है अगर कोर्ट को या खुद क्रेडिटर को लगता है कि किसी रिसीवर की हमें जरूरत है तो वो रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन इस रिसीवर की पूरी डिटेलिंग किसको देना है? आरओसी को भी। जब अपॉइंट करेंगे ये भी बताओ, जब वो चला जाएगा ये भी उन्हें बताना पड़ेगा। क्या समरी समझ में आ रही है? इट इज लाइक अ डिबेंचर, और ये डिबेंचर ट्रस्टी है। डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया गया है ताकि जब भी डिबेंचर ट्रस्टी को लगे कि ये एसेट इनसफिशिएंट हो गए तो तुरंत जाकर शिकायत करने का। तो एसबीआई बैंक वो कौन है? क्रेडिटर। उसने आईटेक्स में एक ट्रस्टी छोड़ दिया है, जिसको हमने यहाँ पर नाम क्या दिया है? रिसीवर या फिर मैनेजर। जो मैनेज करेगा, उस एसेट को संभाल के रखेगा। जब कभी उसे हिंट होगा कि उसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो वो समय समय पे एक्शन लेगा और किसको बताएगा?
बैंक को बताएगा, बैंक फिर एक्शन लेगा, फिर एनसीएलटी जाएंगे, तो वो सारी कहानियां बनेगी। तो यहाँ पे बस इन्होंने उस ट्रस्टी को अपॉइंट किया है, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल बैंक की बात हो रही है तो इसलिए उन्होंने कहा डिबेंचर ट्रस्टी टर्म हम यूज नहीं करेंगे, रादर हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे, रिसीवर और मैनेजर। रोल उसका सेम ही है। कोड भी कर सकता है ना, दोनों कर सकते हैं, बोला ना। या तो ऑर्डर आएगा, कहाँ बताया था, यहाँ बताया था, कोड भी कर सकते हो और क्रिएटर, जो भी हो, सिचुएशनल है। हाँ, नजर ही रख रहा है, ये नजर ही रख रहा है। हाँ, यही सब है, बस ये एग्जाम्पल्स बता रहे हो आप, बात समझ में आ रही है। अब हो क्या रहा है, बैंक ने मुझे लोन दिया और साहब बोला ये बिल्डिंग चार्ज पे क्रिएट है। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे तो लोन लेने से मतलब है। उसने कहा कि कल को अगर तुम डिफॉल्ट करोगे ना, मैं अपना एक बंदा भेजूंगा। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कभी डिफॉल्ट ही नहीं करूंगा। अब मैंने डिफॉल्ट कर दिया, तो शर्त के अकॉर्डिंग, अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो एक रिसीवर को क्या कर रहा है, इस कंपनी में भेज रहा है, क्या करने के लिए, नजर रखने के लिए। दैट्स इट, क्लियर है। रिसीवर बोलो, मैनेजर बोलो, या फिर डिबेंचर वाले जो केस में डिबेंचर ट्रस्टी बोलो, सबका काम एक है, नजर रखो उनका पैसा रिकवर होगा कि नहीं। क्लैरिटी है, पक्का। ये था 84। सेम बातें, लेकिन नोटिस गिवन रिसीवर मैनेजर, हु शैल इंटीमेट, नोटिस शैल बी गिवन बाय द पर्सन अपॉइंट, जो अपॉइंट हुआ वो बताएगा। टू होम, किसको बताएगा भाई, कंपनी को भी बताएगा और आरओसी को भी बताएगा। व्हेन इंटीमेशन गिवन, कब इंटीमेशन देना है, इंटीमेशन गिवन सच पर्सन सीज, जब अपॉइंट हुआ था और होल्ड हुआ, सॉरी सीज हुआ, दोनों। फॉर्म कौन सा जाएगा, विथ फीस जाएगा। एक्शन टू बी टेकन बाय रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार क्या करेगा, बस रजिस्टर में एंट्री कर लेगा। क्लैरिटी है, बोलो वापस। सेक्शन 77, कंपनी इन्फॉर्म करेगी। 78, कंपनी फेल हो गई तो चार्ज होल्डर आएगा। 79, मॉडिफिकेशन। 80, डेट, साफ बोला उन्होंने, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो गए तो उस दिन सबको इन्फॉर्म्ड हुए, ठीक है। 81, आरओसी अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। 82, सेटिस्फैक्शन। 83, 83 अभी कहां पड़ा, वेरी गुड। 83, रजिस्ट्रार के पास पावर है, अगर कोई इंटीमेट नहीं करता है तो वो खुद से भी रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है। दैट वाज 83, ये छुपा के ये दे रखा है ना, यहीं तो बताया था अभी, ठीक है। चलिए 84, अगर डिफॉल्ट डिफॉल्ट की सिचुएशंस आती हैं, अग्रीमेंट में ऐसा लिखा था तो, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये क्या लिखा है, सॉरी, कौन सा सेक्शन है, चिल्लर सेक्शन। क्या लिखा है, अब ये रजिस्टर कौन मेंटेन कर रहा है, कंपनी भी करेगी। अब कंपनी रजिस्टर मेंटेन करेगी तो क्या क्या लिखेगी, तुम बताओगे। मेंबर का रजिस्टर में क्या क्या लिखते थे, वही चार्ज केस में, तो यहाँ किसका नाम लिखेंगे, चार्ज होल्डर का नाम, और प्रॉपर्टी जिस बैंक से लिया, नाम तो वही हो गया ना जिस बैंक से लिया, लोकेशन, अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, सारी डिटेलिंग लिखोगे। एवरी कंपनी कीप दी, ये संभाल के कहाँ रखेगी, रजिस्टर ऑफिस में। फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पर, एंट्रीज जो भी है कंपनी मेंटेन करेगी, और पूरा का पूरा काम किसको दे दिया, कंपनी में अगर सीएस है तो सीएस, कंपनी में सीएस नहीं है तो डायरेक्टर या फिर एनी अदर पर्सन जो भी ऑथराइज है। इन्होंने कहा है जो ये रजिस्टर है ना, आर सॉरी, जो कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन मेंटेन करके रखा है, चार्ज की पूरी लिस्ट दे के रखी है, ये क्या किस तरीके से प्रिजर्व होगी, परमानेंट। लेकिन अगर दो चीजें, एक तरफ है रजिस्टर और दूसरी तरफ है इंस्ट्रूमेंट। रजिस्टर को बोला हमेशा मेंटेन करके रखना, इंस्ट्रूमेंट मतलब अग्रीमेंट, जो बैंक और हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ इंस्ट्रूमेंट, वो क्या बोला, 8 साल के लिए, थोड़े टाइम के लिए 8 साल। रजिस्टर किस किस से लोन लिया है, पूरी डिटेलिंग परमानेंट। लेकिन जो अग्रीमेंट है वो तो बस 8 साल तक के पुराने चलेंगे, उससे ज्यादा पुराने रखने की जरूरत नहीं, खुद की इच्छा है तो रख सकते हो फॉर अ सेफर साइड, ठीक है। अदरवाइज लॉ तो आपको 8 साल की ही परमिशन देता है। क्लैरिटी है बच्चों। 85 ही चल रहा है। जो ये आपने रजिस्टर बना के रखा है अपने ऑफिस में, क्या इसका इंस्पेक्शन अलाउड है, कोई भी मेंबर क्रिएटर आएगा ना तो फीस मत लेना इंस्पेक्शन की, लेकिन कोई बाहर का इंसान आएगा ना, चुपचाप फीस ले लेना, और फीस बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी नहीं होनी चाहिए, 50 ही है, ऊपर पढ़ा था हमने, कहा दूसरे चैप्टर में,
मेंबर का रजिस्टर, इंस्पेक्शन की फीस कितनी थी, 50 से ज्यादा नहीं, ये लिखा है, प्लीज ले लेना फीस, आर्टिकल में जो लिखा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा देना, पर्सनल इंफॉर्मेशन छुपा देना मत देना, क्लैरिटी है। तो अगर मैंने कहा मेंबर का रजिस्टर, वैसे ही क्या है, किसका रजिस्टर है, चार्ज होल्डर का रजिस्टर, सेम बात है, ठीक है। हेडिंग बताओ, ये तो पहले ही देख लिया था। इतनी सारी प्रोविजंस बताए, कंपनी ने अगर नहीं माना ना तो 5 लाख, ऑफिसर ने नहीं माना ना तो 50,000। अगर कोई भी इंसान गलत इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, वो गया काम से, 447 में उसको लाइबल होना पड़ेगा। तुम गलत इंफॉर्मेशन जानबूझ कर दे रहे हो तो भैया जेल तक की सजा भी आपको मिल सकती है। क्लैरिटी, एग्जाम्पल रीड करेंगे। कितना क्वेश्चन बचा है, ब्रेक देकर करवाऊं, वैसे तो कम ही बचा है, चलो ब्रेक दे देती हूँ, ब्रेक के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, सेक्शन 87 क्या बोलता है, सेक्शन 87 बोलता है रेक्टिफिकेशन बाय सीजी इन दी, क्या लिखा है, रजिस्टर ऑफ चार्ज, सेक्शन 87 है। अब ये सेक्शन 87 की कहानी और थोड़ा सा शॉर्ट में समझे। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट, सीजी को लग रहा है कि हाँ गलती हो गई है, सीजी को क्या लग रहा है, गलती हो गई, किस में गलती हो गई है, जो रजिस्टर था, क्या रजिस्टर था, चार्ज का रजिस्टर, किसके पास था भाई, आरओसी के पास। रजिस्टर में भी वहां बैठे लोग इंसान है, सरकारी लोग हैं, गलतियां हो सकती हैं। तो साफ यहाँ पे उन्होंने बोला, अगर सीजी को लगता है कि हाँ ओमिशन हो गया, ओमिट हो गया, ओमिट मतलब क्या होता है, भूल गए, ओमिशन मतलब क्या होता है, भूल जाना, ओमिशन, ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ द पेमेंट या फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज विद इन द टाइम रिक्वायर्ड अंडर दिस चैप्टर। ऊपर अभी हमने सेटिस्फेक्शन पढ़ा था, वहां सेटिस्फेक्शन में बताना भूल गए, तो सीजू को, आरडी को रिक्वेस्ट भेज रहे थे, आरडी कौन है, सरकारी है, ठीक है। तो क्योंकि जो गवर्नमेंट है, सीजी खुद तो सारे काम करती नहीं है, अपने काम डेलीकेट करती है, किसको डेलीकेट करती है, आरडी रीजनल डायरेक्टर को, ठीक है। साफ यहाँ पे उन्होंने बोला, सीजी अगर इस बात से सेटिस्फाइड होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन जो दी है, ये इन्फॉर्मेशन देना आप भूल गए हो, बता नहीं पाए हो, तो कोई बात नहीं, आप यहां पर बस कुछ एक फीस वगैरह देकर करवा सकते हो। सेकंड पॉइंट बोलता है ओमिशन या फिर मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर, कुछ चीजें गलत बता दी, या तो बताना भूल गए, या तो कुछ चीजें मिस स्टेटमेंट गलत बता दी, इन फाइलिंग द प्रीवियसली मेड टू द रजिस्टर विथ रिस्पेक्ट टू क्रिएशन मॉडिफिकेशन सेटिंग, जिस कारण से जो ये रजिस्टर है, जो आपका चार्ज का जो रजिस्टर है, उसमें गलत एंट्री हो गई है, और ये जो गलत एंट्री हुई है, ये क्या हुई है, बाय वॉज, क्या लिखा है, एक्सीडेंटल, मतलब गलती से हुई है, या फिर ड्यू टू, क्या लिखा है, इन एडवर्टेंस, मतलब क्या, बाय मिस्टेक, जानबूझकर नहीं किया है आपने, ये सब गलती से हुआ है, सम अदर सफिशिएंट कॉज, या फिर कोई भी जेन्युइन रीजन है जिससे आप ये बता रहे हो कि हम इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे पाए, इट इज नॉट ऑफ द नेचर टू प्रेजुडाइज द पोजीशन ऑफ द क्रिएटर, पर्पस कुछ भी हमारा शेयर को हार्म नहीं करना था, शेयर को हार्म नहीं करना, क्रिएटर को हार्म नहीं करना था, अगर ये सारी चीजों से सेटिस्फाइड होता है तो आरओसी में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी और एनी पर्सन इंसर्टेड एंड सच टर्म, जो भी साफ बोला है, डायरेक्ट दैट टाइम फॉर गिविंग द इंटीमेशन ऑफ द पेमेंट और सेटिस्फेक्शन शैल बी एक्सटेंडेड। कुल मिलाकर कहानी ये है, हम पढ़ रहे सेक्शन 87। अगर आप कोई चीज भूल गए हो बताना, या फिर गलती से आपने कुछ गलत बता दिया है, और ये चीज आप सीजी को एप्लीकेशन डालो और उन्हें सेटिस्फाइड करो, रीजन जेन्युइनली बताओ कि आपसे जो गलती हुई है ये एक्सीडेंटली हुई है, या फिर आपका कुछ भी पर्पस किसी को धोखे देने का नहीं था। अगर सीजी इन सारी बातों से सेटिस्फाइड होता है तो यस वो अलाउ कर देगा, टाइम दे देगा और एक्सटेंशन दे देगा। कौन सा एक्सटेंशन, जो ऊपर हमने पढ़ा था सेटिस्फेक्शन का, याद करो सेक्शन नंबर क्या था, 82, जो ऊपर पढ़ा था हमें सेटिस्फेक्शन का, पहले 30 दिन के अंदर, फिर हमने क्या किया था, 300 दिन, इस 300 दिन का बाइफर्केशन क्या था, 30 + 270, पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये था, तीसरे में क्या लिखा था, 30 लिखा था, 270 और आरडी लिखा था, आरडी में वो सीजी ही है, ये सीजी ही कह रहा है कि भाई गलती से ये सारी चीजें हो गई, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अलाउ कर दूंगा, मैं आपको टाइम एक्सटेंड कर दूंगा।
तो डायरेक्शन दिया जाएगा, द टाइम फॉर गिविंग intimation of the payment या satisfaction shall be extended or as the case may be required that omission misstatement shall be rectified. क्लैरिटी है? हेडिंग जाओ फिर से, क्या कनेक्ट हो रही है? सीजी चाहे तो इन गलतियों को क्या कर सकता है? रेक्टिफाई कर सकता है। कौन सी गलती जो रजिस्टर में मेंटेन हो गई? या तो कुछ बताना भूल गए हैं, या तो कुछ मिसस्टेटमेंट कर दिया, कुछ गलत बता दिया। लेकिन हाँ, आपको जेन्युइन रीजन बताना पड़ेगा कि आपसे क्या गलती हो गई है, और ये बाय एक्सीडेंट हुआ, आपका इंटेंशन कुछ भी नहीं था कुछ गलत किसी को डिसीव करने का। अब चाहे वो क्रेडिटर हो चाहे वो शोल्डर, ये आपको बताना पड़ेगा। क्लैरिटी? आरडी करेगा। हाँ, एक्चुअल में हमें एक्ट पढ़ रहे, एक्ट के साथ जब आप रूल्स पढ़ोगे तो रूल्स में लिखा है सीजी सारे काम खुद नहीं करेगा, ये अपना काम डेलीकेट कर देगा किसको? आरडी को। ये रूल्स में बता के रखा है। सीजी का ही बंदा आरडी, आरडी कुछ नहीं। आरओसी भी क्या? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आरओसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आरओसी के ऊपर बैठा वाला क्या है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आरडी है तो पूरा का ऊपर से क्या है? एमसीए के थ्रू से आता है, सारी सरकारी है ना। बस हमने अलग 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 डिपार्टमेंट के नाम बता रहे बस, ठीक है? तो सीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लैरिटी है? यही चीज यहाँ पे बस उन्होंने लिखी है। विथ फॉर्म में एप्लीकेशन दिया जाएगा, ओमिशन हो गया, ओमिशन ऑफ मिस स्टेटमेंट हो गया, प्रूव दो एक्सीडेंटली, ये तो रीड करवाया मैंने। क्लैरिटी है बच्चों? सेक्शन कौन सा? 87। नीचे केसेस दिख रहे, लंबा चौड़ा केस, लंबी चौड़ी कहानी, कंक्लूजन। आ जाओ। साफ कोर्ट बोलता है कंक्लूड, कोर्ट कंक्लूड दैट डिले इन फाइलिंग, आपने सेटिस्फेक्शन को क्या किया? डिले किया। विद इन 30 डेज के अंदर करते हो तो नॉर्मल फीस, 300 डेज का समय दिया एडिशनल। और अगर क्या होता है, हमने आरडी के पास तक बात जाती है तो एडिशनल भी देना पड़ेगा, नॉर्मल भी देना पड़ेगा, और माफीनामा फीस भी देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर डिले अगर करते हो तो इन्होंने कहा जो भी माफी आपको मिली है, पेनल्टी इंपोज जो की गई है, वॉज डिसअप्रोप्रिएट। एक्चुअल में जबरदस्ती की बहुत ज्यादा ही इन्होंने पेनल्टी और कंडोनेशन फीस ले रखी थी। कितनी? 94,000 और 54,000। ठीक है, इन्होंने बोला ये सही नहीं है। ठीक है, डिफॉल्ट के केस में द कोर्ट ऑर्डर दैट अमाउंट शुड बी क्या करो? रैशनलाइज करो, रिड्यूस करो, कम करो टू जस्ट एंड proportionately लेवल। इन्होंने कहा बहुत ज्यादा मत डिमांड करो। Thus, the writ petition was disposed of. Court extended the condonation period while modifying the penalty. कुल मिलाकर सीन ऐसा था, बहुत ज्यादा पेनल्टी मांगी गई, कोर्ट तक बात करी, कोर्ट ने बोला कि आप बहुत ज्यादा मांग रहे हो, हम रिड्यूस करें, तो टाइम हमने बढ़ा दिया ताकि आप इस एक्स्ट्रा पेनल्टी को पे कर सको। तो पेनल्टी ज्यादा नहीं लगी, पेनल्टी थोड़ी कम लगी। अक्सर ऐसा होता है। ये जो है ना, ये बस फैक्ट्स दे रहा है, ये कोई कंक्लूजन इतनी डिटेल में नहीं बता रहा। ये बस क्या कह रहा है कि भाई हम लेट हो गए थे, लेट होने पे हमारे सर पे लगी पेनल्टी और कंडोनेशन फीस भी लगी, तो ये सारी चीजें मिलाकर इतना अमाउंट है, हमें सही नहीं लग रहा, तो हम आगे और अपील करते हैं। कोर्ट को भी सही लगा कि हाँ जबरदस्ती की ज्यादा फीस लगा के रखे, तो उन्होंने वो फीस कम कर दी। डिले कर सकते हैं, हाँ हो सकता है विथ एक्स्ट्रा फीस। बस एक्स्ट्रा फीस उन्होंने कहा जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्लियर है? पक्का? ये है इसका पूरा कंक्लूजन। अभी पूरे चैप्टर में जितने फॉर्म पढ़े ना, ये एक साथ इन्होंने बता दिया। चार्ज 1 याद आ रहा है? एप्लीकेशन। चार्ज 2 क्या बोलता है? वहां से सर्टिफिकेशन आएगा। 3 क्या बोलता है? मॉडिफिकेशन का। 4 क्या बोलता है? सेटिस्फेक्शन का इंटीमेशन। 5 क्या बोलता है? सेटिस्फेक्शन का मेमोरेंडम था, रिकॉर्ड मेंटेन करे थे। 6 नोटिस ऑफ किसका? रिसीवर अपॉइंट हुआ है या फिर मैनेजर। 7 क्या बोलता है? रजिस्टर जो है उसमें पूरा फॉर्मेट दे रखा है। 8 बोलता है एप्लीकेशन टू सीजी, किसके लिए? एक्सटेंशन के लिए, है ना, जो एक्सटेंशन टाइम पीरियड हमें मिल रहा है। 9 बोलता है क्रिएट मॉडिफाई करना, चार्ज फॉर द डिबेंचर इंक्लूडिंग रेक्टिफिकेशन, मतलब डिबेंचर के लिए अलग से उन्होंने फॉर्म देखा। 9 तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एप्लीकेशन देते थे, नॉर्मल केस में 1 देते थे, डिबेंचर केस में 9 देते थे। क्लैरिटी? एक कंसेप्ट में कह रही थी सरफाई से आगे आएगा, ये वो कंसेप्ट आ गया है। इसको यही समझाऊंगी तो ऑटोमेटिकली सारी जहां जहां चीजें वो सरफाई से आई थी सब ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। लेकिन अब इनको 2 मिनट का, इसको स्किप करेंगे। नीचे आओ, हेडिंग क्या लिखा है? चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा समझेंगे। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट दिख रहा है? ये क्या लिखा है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस रिपोर्ट तैयार कर कर देनी है। ठीक, एसबीआई बैंक से
रिलायंस कंपनी बोल रहा है कि मुझे लोन दो, केस समझना। रिलायंस कंपनी लोन मांग रहा है 4 करोड़ का लोन, किससे मांग रहा है? एसबीआई बैंक से। एसबीआई बैंक कह रहा है कि ठीक है, मैं पहले चेक कर लूं, मैं सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट आपकी कंपनी का पहले ले लूं। ये बनाकर कौन देगा? प्रैक्टिसिंग सीएस। ये प्रैक्टिसिंग सीएस को अप्रोच करेगी, कौन अप्रोच करेगी? बैंक। बैंक कहेगी कि भैया एक रिलायंस कंपनी है जो मेरे पास 4 करोड़ के लोन की डिमांड कर रही है, मुझे उसे लोन देना है कि नहीं देना, उसके लिए पहले मैं थोड़ी सी रिसर्च करना चाहती हूँ। वो रिसर्च कहाँ से करेंगे? एमसी की वेबसाइट से। तो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट एक तरीके से पूरी हिस्ट्री को क्या करता है? ट्रेस करता है। पूरी कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी रिलायंस कंपनी ने कितना लोन ले रखा है, और वो जो लोन ले रखा है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, कहीं हमारे साथ बैंक के साथ धोखा ना हो जाए, तो बैंक को टेंशन है। तो ये रिपोर्ट सर्च एंड सर्च एंड स्टेटस जो रिपोर्ट है ये बनाकर सीएस देगा, किसको देगा? बैंक को, ताकि बैंक आसानी से डिसीजन ले ले कि उसे ये लोन देना है कि नहीं। जो प्रॉपर्टी गिरवी रखने की बात हो रही है, क्या वो ऑलरेडी गिरवी है, क्या फर्दर चार्ज क्रिएट हो रहा है, क्या परिपासु क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी डिटेलिंग सीएस को चेक करनी पड़ती है। तो साफ इन्हें लिखा है हाउ इट इज एज चार्ज मॉर्गेज एसेट विद द वेरियस बैंक, पूरी डिटेलिंग सीएस को चेक करना है। अब ये सीएस कहां से चेक करेगा? एमसीए की वेबसाइट। कुछ डेटा तो आसानी से बिना पैसे के ही मिल जाएगा, और कुछ डेटा होता है जिसके लिए आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट के एक ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करना है, 100 रुपए की फीस पे करनी है, या फिर 100 रुपीज की, या फिर 50 रुपए की, दो फीस होती है एलएलपी और कंपनी के केस में। और डिटेल में फिर उसको सारी डिटेल मिल जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी विद एड्रेस। ठीक है, सीएस वो सारी चीजें देखेगा और उसमें एक सर्च रिपोर्ट बनाकर देगा, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाकर देगा। ठीक है, अब ये रिपोर्ट सीएस जब बनाकर देगा तो बैंक के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कि भाई हमारे साथ धोखा नहीं हो रहा है एंड ऑल। तो साफ इन्होंने बोला है सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट सीएस प्रिपेयर करता है, जो कि हेल्प करता है बैंक की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेंडर, इन्वेस्टर की, कि भैया जो डिसीजन लेना है ना, जो लोन अमाउंट को लेकर, क्रेडिट फैसिलिटी को लेकर, ये सैंक्शन होना चाहिए कि नहीं, ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। क्या ये रिपोर्ट समझ में आ गई? अब इन्होंने बोला जो ये रिपोर्ट होती है ना, उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा रहता है। सीएस जब ये रिपोर्ट तैयार करेगा तो उसमें क्या क्या लिखा होगा? रिलायंस कंपनी का नाम क्या लिखा होगा? रिलायंस कंपनी का सिन। नेक्स्ट, कहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्या उनका कैपिटल स्ट्रक्चर है, कब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ था, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, ऑलरेडी कौन कौन से सिक्योर्ड लोन है, लिस्ट ऑफ दी रजिस्टर्ड चार्ज, अभी तक आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री चिट्ठा निकालना पड़ेगा कि चार्ज की आईडी क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की डेट्स है, रजिस्ट्रेशन डेट, क्रिएशन चार्ज, मॉडिफाई हुआ है क्या, डिटेल अग्रीमेंट, डिटेल बैंक, ये सारी बातें आपको अब समझ में आ रही होगी क्योंकि आपने पूरा चार्ज डिटेल में पढ़ लिया। तो आपने इतनी जो डिटेलिंग पढ़ी है तो आप एक सर्च रिपोर्ट बनाकर देंगे, समझ में आ रही है? नेक्स्ट, कितना अमाउंट सिक्योर्ड है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या मार्जिन रिपेमेंट सिक्योरिटी, ये सारी रिपोर्ट के अंदर लिखोगे और एसबीआई बैंक को बनाकर दे दोगे। इसकी एक फीस चार्ज करना। अब काम जितना ज्यादा उसके अकॉर्डिंग फीस चार्ज करो। काम छोटी सी कंपनी है, रिलायंस कंपनी तो कितनी बड़ी है, इसका क्या सर्च रिपोर्ट तुम क्या एक दिन में बना के दे दोगे? क्या बहुत टाइम टेकिंग है, तो इसकी फीस ऑब्वियसली ज्यादा चार्ज करोगे। ठीक है, तो आप कुछ नहीं, एक ऑडिट नहीं, चेक करके एक रिपोर्ट तैयार करके दे रहे। ठीक है, जो सर्च रिपोर्ट होती है वो ट्रेस करती है हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द कंपनी, दैट इज ओरिजिनल ओनर कौन है, क्या ये मॉर्गेज में रखी है, कितने टाइम के लिए रखी है, क्या क्या रखी है, ये पूरी की पूरी डिटेलिंग। क्लैरिटी है बच्चों? नीचे आएंगे, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की लिस्ट दे रखी है जो एग्जिस्टिंग लोन के बारे में कंपनी की बताई जाएगी। डेट ऑफ लोन, नेम, एड्रेस, चार्ज होल्डर। अब किसके बारे में बता रहे? अभी तक कंपनी के बारे में बता रहे थे, अब किसके बारे में बताया जाएगा? जो लोन ले रहा है। तो कुल मिलाकर लोन की डेट बताएंगे, चार्ज होल्डर की डिटेलिंग बताएंगे, टाइप ऑफ चार्ज क्या है, अमाउंट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन डालेंगे किसकी, बैंक की भी, और फिर उनको ये तैयार कर रिपोर्ट दे देंगे विथ अपनी सील साइन। इसी साइन की ही आपकी है ना कीमत होती है। क्लैरिटी है? पक्का? हेडिंग बताओ क्या लिखा है। अब आपको प्रैक्टिकल बता रहे, एमसी की वेबसाइट में जाना, पूरे डॉक्यूमेंट एग्जामिन करना। कुछ चीजें तो आपको कैसे मिल जाएंगी? विदाउट फीस। एमसी की वेबसाइट्स में ऐसे खुल के दिख जाती हैं, नाम, सीन, ये सब तो ऐसे दिख जाएगा। लेकिन कुछ होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट जिसमें आपको थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे। पब्लिक डॉक्यूमेंट में ये सब
अगर आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, इनकॉर्पोरेशन का वो सर्टिफिकेट चाहिए, ये तो आपको कंपनी की डिटेलिंग में ही जाकर मिलेगा। मैंने आपको बताया तो कुछ चीजें लॉक होती है, ठीक है, जो लॉक डेटा होता है थोड़ा सा पेड डेटा होता है, आपको 100 रुपीज पे करना है और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट निकाल लोगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर कोई चार्ज मॉडिफिकेशन है, चार्ज के सारे डॉक्यूमेंट, अग्रीमेंट वग्रीमेंट सब देख लोगे, एनुअल रिटर्न, बैलेंस शीट, डायरेक्टर कोई चेंज हुआ है, कोई ई फॉर्म है, ये सारी चीजें आपको किस में मिलेगी, पब्लिक डॉक्यूमेंट में, जिसमें थोड़े बहुत पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये लिस्ट किसकी थी, जिसमें फीस लगेगी, इन्होंने कहा जिसमें फीस नहीं लगेगी, जैसे नाम, सिन, ऑथराइज, पेड अप, नेम ऑफ डायरेक्टर, ये तो आसानी से ही दिख जाते हैं किसमें, मास्टर डेटा में, देखा था अपन ने, क्लैरिटी है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, चेकलिस्ट क्या होगी, जो जो देखते जाओगे, हो गया हो गया हो गया, मतलब जो ऊपर पड़ा सब रिपीट है। सबसे पहले उन्होंने बोला क्या देख लेना, आरओसी के पास जो भी चार्ज रजिस्टर्ड है वो देख लो, चेक कर लो भाई, ये देख लिया हमने। सीएस जब ये रिपोर्ट तैयार करेगा तो इन बातों का ध्यान रखे कि ये सारी चीजें चेक हो जाए। तो क्या क्या चेक करना है, डिबेंचर की पूरी सीरीज, कितने डिबेंचर इशू किए इस कंपनी ने, सब चेक करो। कमीशन, अलाउंस, डिस्काउंट कुछ पे कर रखा है, चेक करो। चेक करो क्या, रजिस्ट्रेशन का क्या ले लो, एब्स्ट्रैक्ट ले लो, ठीक है, जो भी एवरी डिबेंचर के साथ एनक्लोज था चेक करो। मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ हुआ है, क्या चेक करेंगे, कोई भी अग्रीमेंट कुछ क्रिएट हुआ है, मॉडिफाई हुआ है इंस्ट्रूमेंट, या फिर कुछ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज हुआ है, ये सारी चीजें आप क्या करोगे बच्चों, चेक। नाम ही चेकलिस्ट है, मतलब काम करते वक्त ये सब चेक करना और रिपोर्ट में इन सारी चीजों के बारे में लिख लेना। तो ऊपर जो रिपोर्ट की बातें लिखी है सेम यहाँ पर भी यही बातें हैं, बस तरीका अलग है कि चेक कर लेना, चेक कर लेना, चेक कर लेना, चेक करके रिपोर्ट में लिख लेना, ठीक है, क्लियर है पक्का। नेक्स्ट क्या बोला, चेक करो क्या, रजिस्टर ऑफ चार्ज, जो रजिस्टर ऑफ चार्ज है इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है, चेक करो। क्रिएशन मॉडिफिकेशन रजिस्टर है, चेक इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग ओपन फॉर द इंस्पेक्शन, मतलब सेम वही घिसी पिटी बात है, सब चेक करेंगे। और प्लीज उसकी डिटेल रिसर्च करके ही आप बैंक को अपना वो रिपोर्ट सबमिट करो, ताकि बैंक डिसीजन ले सके लोन देना है लेना है कि नहीं, ठीक है, क्लैरिटी पक्का। सर्च रिपोर्ट समझ में आ गया। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, फिर से सारे केसेस, आधे से ज्यादा रिपीट, हेडिंग से ही समझ जाएंगे पूरी कहानी। हेडिंग क्या लिखी है पहली बताओ, क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, इनकम टैक्स का एग्जाम्पल याद आ रहा है, वेरी गुड। अगर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, बस हेडिंग रीड करो, आपकी एक पार्टनरशिप फर्म थी, आपने लोन लिया, कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट किया, ये पार्टनरशिप फर्म आगे चलकर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कंपनी में। तो जैसी कंपनी बनोगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरओसी तक बात पहुंचाओ। पार्टनरशिप फर्म तो भैया कुछ भी नहीं है, उनकी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती, कंपनी बनते ही आपके सर पे फॉर्मेलिटी आती है, जो भी कुछ गिरवी रखा है, चार्ज क्रिएट किया है, जाके आरओसी को फाइल करो, वही सारे रूल्स रेगुलेशन जो हमने सेक्शन 77 में पढ़ रखे हैं, क्लैरिटी है। हेडिंग नेक्स्ट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, भैया अनसिक्योर्ड ना अनसिक्योर्ड है, वो बिल्कुल चैलेंज नहीं करने वाला। क्या, वैलिडिटी ऑफ द चार्ज क्लेम राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड दैट इनकर्ड द लाइबिलिटी प्रायर टू इट्स रजिस्ट्रेशन। भैया तुम क्यों हो अनरजिस्टर्ड, गलती आपकी, क्या गलती थी, आपने क्यों नहीं किया भाई, 78 तो साफ बोला ना, चार्ज होल्डर तू भी ले ले रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये कंपनी नहीं कर रहा है तो तुम्हारी गलती, अब आप चैलेंज नहीं करोगे, आप अनसिक्योर्ड हो, आप सिक्योर्ड नहीं बन सकते। नेक्स्ट क्या लिखा है, पहले तो बताओ गारंटी क्या होता है। आईटेक्स कंपनी एक प्रोजेक्ट में काम करना चाहता है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के लिए बैंक ने कहा मैं लोन दूंगा, लेकिन हमें डाउट है आप पैसे चुका पाओगे कि नहीं। मैंने कहा मैं गारंटी दे रही हूँ, एक गारंटर लेकर आओ, मैं गारंटर बन गई, मैं आईटेक्स का गारंटर। बैंक पहले तो पैसे आईटेक्स से ही लेगा, नहीं ले पाता है तो किसके पास आएगा, ये आईटेक्स भाग गया तो गारंटर के पास आएगा। इन्होंने कहा ये गारंटर वाली चीजें ना कोई सिक्योरिटी नहीं क्रिएट हुई है, तो इन्होंने बोला ये गारंटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन, गारंटी को आपको आरओसी के पास रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। बैंक ने दूसरे तरीके से अपने आप को सेव किया है, लेकिन बैंक अगर प्रॉपर्टी को गिरवी रख के सेव करता है, सिक्योर्ड होता है, तो भाई जाओ आरओसी के पास। गारंटर वेंडर इंसान को जो तुमने रखा है ना, इन इंसान को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, क्लैरिटी।
नेक्स्ट हेडिंग, अटैचमेंट वर्ड का मतलब बताओ। सीज, जप्ती। देखो अटैचमेंट एक वर्ड के ना बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक अटैचमेंट होता है फाइल अटैच करना, है ना, उस अटैचमेंट में मत जाना कि भाई हमने एक पीडीएफ अटैच कर ली, एक फोटो अटैच कर ली, अटैच कर दिया, फोटो चिपका दिया, नहीं। यहाँ अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, सीज, जप्ती होना, ठीक है। चलो, अटैचमेंट इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज इन दी प्रॉपर्टी। सीन समझो अब। यहाँ केस क्या था, रेवेन्यू रिकवरी कोर्ट, रेवेन्यू रिकवरी कोर्ट, अलग अलग कोर्ट्स होते हैं। एक और कोर्ट होता है जिसका काम क्या है, डेट रिकवरी जैसे, है ना। इन्होंने क्या किया, आप पे लगा दी पेनल्टी, आपको पैसे देने। अब क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए तो टेम्परेरी पीरियड के लिए आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है वांटेड वांटेड वांटेड, हम चाहते हैं उसे ढूंढना। अब वो भाग चुका है, फरार है, मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, पुलिस क्या करती है, उसके घर वालों को बुला लेती है, आओ पुलिस स्टेशन बैठो, शायद वो इसी डर के कारण आ जाए। लेकिन क्या उन्हें भी क्या वो जेल के अंदर डाल रहे, नहीं। ये सब तरीके हैं उस बंदे को बुलाने के। उसकी प्रॉपर्टी पर पुलिस बैठ जाती है, घर वालों के साथ वो भी रह रही होती है अंडर कवर। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या प्रॉपर्टी में हक आ गया है क्या? क्या उन लोगों को, उनके पेरेंट्स को क्या जेल में डाल सकते हैं क्या? नहीं। ये सब बस तरीके हैं कि सामने वाला शायद डर जाए, अपने आप को सरेंडर कर दे, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं उनके पास, तो ये सब तरीके। तो साफ यहाँ पे उन्होंने ये बोला, रिवेन्यू रिकवरी कोर्ट प्रॉपर्टी को टेम्परेरी पीरियड के लिए बस क्या कर रही है, अटैच कर रही है, मतलब सीज कर रही है फॉर द टाइम बिंग के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये टेम्परेरी पीरियड के लिए है ताकि सामने वाला आ जाए, तो ये चार्ज क्रिएट नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे चार्ज क्रिएट और उसका रजिस्ट्रेशन कराओ। भैया चार्ज की रेट मतलब कि अगर नहीं होंगे तो हम इसको बेच देंगे। क्या वो रेवेन्यू रिकवरी कोर्ट क्या ये ऑर्डर पास करेगा इसकी प्रॉपर्टी को बेच दो? ऐसे नहीं कर सकते, वो तो बस डराने के तरीके हैं। पनिशमेंट थोड़ी ना देंगे इसकी प्रॉपर्टी, पनिशमेंट तो उस बंदे को ही देनी है, उसकी फैमिली को नहीं देंगे, उसकी प्रॉपर्टी पे नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? हम पढ़ क्या रहे, कुछ केसेस थे जिनके कंक्लूजन थे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाला केस क्या बोलता है, कभी भी कोई भी सीज हो रही है, जब्ती हो रही है, अटैचमेंट हो रहा है, तो ये चार्ज की रेट नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी पीरियड के लिए डराने धमकाने के लिए किया जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, गारंटर का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। थर्ड क्या बोलता है, अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड है, क्लेम नहीं करेगा, सिक्योर्ड पे बात नहीं उठाएगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, आप पार्टनरशिप में थे, कंपनी में कन्वर्ट होते हो, तो जिस दिन कंपनी बनोगे तो पार्टनरशिप में जो भी चार्ज क्रिएट कर रखा था, गिरवी रखा था, प्लीज ये आरओसी को इन्फॉर्म करो, क्योंकि अब तुम कंपनी बन चुके हो, कंपनी के रूल्स लगेंगे। पॉइंट नंबर वन क्या बोलता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ रजिस्ट्रेशन नहीं, क्लैरिटी। अब क्या बचा, स्पेसमैन स्किप, एक चीज बची है, आओ। जहां कहीं भी सरफाइसी एक्ट कानून आएगा, समझ जाना ये बैंकों के लिए बना है। वो बेचारे बैंक जिनको ये कंपनी लूट ले गई है, उनको बचाने के लिए बनाया गया। अभी हमने पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ा। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि बैंक हम भी तुझको बचा रहे हैं ना, कंपनी को बोला तू जाकर रजिस्ट्रेशन करवा, लेकिन अगर नहीं करवा पाएंगे तो क्या बोला बैंक, तू एक्शन लेना, सेटिस्फेक्शन ये सारी क्रिएशन सब में बोला तुम भी एक्शन लो। सेक्शन 78 में पढ़ा हमने, ठीक है। अब बीच में आता है हमारा क्या, सरफाइसी एक्ट। सरफाइसी एक्ट अपने आप में एक अलग से कानून बनाया गया है इन्हीं बैंकों को बचाने के लिए। मतलब एक जगह, एक कंपनी, एक बैंक में बहुत सारे कानून लग रहे हैं, उन्हें कंपनीज एक्ट भी देखना है, अपना खुद का बैंकिंग रेगुलेशन, आरबीआई रेगुलेशन और देखना है, सरफाइसी एक्ट भी देखना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, सरफाइसी एक्ट ने अपना तरीका बताया है। उनका कानून भी बोलता है कि भैया हम भी अलग से एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। उस रजिस्टर में क्या होगा, आपके पास जो जो गिरवी रखी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो जो प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी है, सिक्योर्ड है, उसको भी अलग से रजिस्टर में चढ़ाइए। बात समझ में आ रही है? पक्का? कंपनीज एक्ट तो बोलता है, अलग से ये एक्ट भी बोलता है। इस एक्ट के बारे में थोड़ी सी पहले ब्रीफिंग करूंगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, सरफाइसी एक्ट एक अलग से। ये सरफाइसी एक्ट भी बोलता है भैया हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग भी रजिस्ट्रेशन करो। क्या दो दो बार रजिस्ट्रेशन करना है? हाँ। यहाँ की अथॉरिटी, कंपनीज एक्ट की अथॉरिटी कौन सी है रजिस्ट्रेशन करने की? आरओसी। उनकी अथॉरिटी अलग है, मतलब दो जगह, हाँ दो जगह रिकॉर्ड मेंटेन होगा। क्या पता यहाँ पे नहीं हो तो वहां पर देख लिया जाएगा, कहीं तो प्रूफ मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? चलिए, तो उन्होंने बोला ये किसके लिए बनता है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेव करने के लिए बनता है। अथॉरिटी का नाम है, अथॉरिटी का नाम है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ
सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये सरफाईसी का ही फुल फॉर्म है। तो इनकी सेंट्रल रजिस्ट्री अथॉरिटी का वो नाम है, सेंट्रल रजिस्ट्री वो अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी एक बॉडी सेटअप की गई है एज पर सरफाईसी एक्ट, मेंटेन करती है पब्लिक डेटाबेस, एक पब्लिक डेटाबेस मेंटेन करती है जिसमें आपको सारे के सारे क्या मिल जाएंगे, एन एनकम्बरेंस मतलब क्या, इनकम मतलब बर्डन होता है, अनएनकम्बर्ड होगा तो फ्री होगा, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी जिसमें लोन है उसका रिकॉर्ड अलग से भी मेंटेन होता है। तो ये मत समझना तुम कि बस बैंक ने अपने पास रखा है। आज कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें ये तो पता चल गया आरओसी के पास भी रिकॉर्ड है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तुमने बैंक से लोन लिया, सिंपल समझो, भूल जाओ अभी कंपनी वंपनी लॉ, तुमने बैंक से लोन लिया, अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ का है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ का है, कंपनी के पास भी है, कंपनी के आरओसी के पास है। और अगर तुम कंपनी नहीं हो, तुम तो एक इंडिविजुअल इंसान हो ना, तुम भी तो लोन ले सकते हो अपने घर के नाम पर, तो ये रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन होगा, यहाँ सरफाईसी एक्ट में। तुम पर्सनल लेते हो तो सरफाईसी एक्ट में जा रहे हो, तुम अगर एक कंपनी हो तो आरओसी में जा रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अगर तुम कंपनी हो तो कंपनी आरओसी में भी जा रहा है, वहां पे भी जा रहा है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल तो आरओसी में नहीं जाओगे ना। तुमको अगर पैसे की जरूरत है तो तुम आरओसी में नहीं जाओगे, तो तुम्हारा भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कि भैया तुमने इस घर पर इतना इतना लोन लिया, ठीक है। तो ये कौन करता है, सेंट्रल रजिस्ट्री एज पर सरफाईसी एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है रजिस्ट्री टू ट्रैक रिकॉर्ड ऑल दी चार्जेस क्रिएटेड ऑन दी प्रॉपर्टी व्हेन दे आर यूज सिक्योरिटी फॉर दी लोन। सरकार ने अलग से एक सिस्टम बनाया है, क्योंकि उनको मालूम है कंपनी तो सिस्टमैटिकली काम कर रही है, लेकिन बाकी के लोगों का क्या, उनके लिए एक अलग से कंसेप्ट बनाया उन्होंने। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को साफ बोल दिया भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी कंपनी के केस में कहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पहले तो कंपनी नहीं होता तो बोला उन्होंने बैंक पैसे रिटर्न चाहते हो तो करवा लो। यहाँ भी बैंक को ही बोला है बैंक पैसे चाहते हो ना लेना, ये इंसान तो दौड़ लगा के भाग जाएगा, फरार है, तो प्लीज आप एक रजिस्टर मेंटेन करवाइए जिसमें कोई भी अगर क्रिएट होता लिखा जाएगा, कोई भी मॉडिफिकेशन होता लिखा जाएगा, और कोई भी सेटिस्फेक्शन, तीन वर्ड, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, ये तीनों टर्म का मतलब समझ में आ रहा है। लोन लिया, क्रिएट हुआ, लोन में कुछ चेंजेस किया, मॉडिफिकेशन, लोन रिपे कर दिया, सेटिस्फैक्शन, ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। दीज चार्जेस ऑन दी प्रॉपर्टी, ये वही वही अथॉरिटी का नाम है, इस अथॉरिटी के पास होता है एज अ पार्ट ऑफ द कंप्लायंस विद द सरफाईसी एक्ट। सरफाईसी एक्ट ने बोला ये रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन होगा। यहाँ पर कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, सब, चाहे प्रॉपर्टी क्या हो, इमूवेबल, चाहे क्या हो, मूवेबल, टेंजिबल, या फिर कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज भी हैं तो वो भी, कुल मिलाकर ये सरफाईसी एक्ट किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो लोन देते हैं और कुछ ना कुछ गिरवी रखवाते हैं। तो जो गिरवी रखवाने वाली चीज है ये सरफाईसी एक्ट बोलते हैं हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग भी हमारी एक अथॉरिटी है, उसके पास रिकॉर्ड मेंटेन कराओ, दैट्स इट, क्लैरिटी है। दो जगह होगा, इंसान इंडिविजुअल है, बस यही आएगा क्योंकि थोड़ी ना आरओसी रिकॉर्ड करेगा तुमको, क्लैरिटी, पक्का। सरफाईसी एक्ट भी फाइनल में डिटेल में प्रोसेस पढ़ोगे, जैसे आईबीसी पढ़ते हो ऐसे सरफाईसी भी है, मतलब वहां डिफरेंट लॉस पढ़ोगे ना आप लोग, तो वो डिफरेंट लॉस का ही जिस थोड़ा 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 यहाँ पे दे रखा है। अब ये पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई ये इन्होंने यहाँ पर बताई, ये दिख रहा है नाम, ठीक है, सेंट्रल रजिस्ट्री, सिक्योर्ड लोन, एडवांस, जो भी दे रखा है उसका पूरा, ऑल अबाउट दी डेटाबेस, अबाउट द जो भी एनकम्बरेंस क्रिएट है प्रॉपर्टी में, ठीक है। फिर ये टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी जो मैंने बताई, मूवेबल, इमूवेबल, ये मूवेबल है, ठीक है, डेट्स वगैरह स्टॉक्स बोला तो ये मूवेबल है, इंटेंजिबल, अंडर कंस्ट्रक्शन, क्लियर है बच्चों। अब सरफाइसिस जहां कहीं भी आएगा थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग मिल चुकी है कि सरफाइसी एक्ट का काम क्या है। अब ये पूरा पूरा चैप्टर होता है बच्चों यहाँ ओवर, समझ में आया चैप्टर, ठीक है। अब इस चैप्टर में सेक्शन 77 और 78 थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस में लाएंगे ताकि चीजें थोड़ी सी और स्पेसिफिक हो जाए, यहाँ दिमाग में थोड़ा सा रिटेन रजिस्टर्ड होता है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ ये चैप्टर होता है ओवर।